बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ हैं अशफाक इसाकसती। और आज है जनाब 7 फ़रवरी और 7 फ़रवरी से मुझे याद आया कि बहुत साथ साथ चल रहे हैं इस्लामी महीने भी और इस्लामी डेट्स भी और वैसे डेट्स भी। ये वाली जो जनरल कैलेंडर कह लें, मुझे इस वक्त अब याद नहीं आ रहा जब तक मैं चाय ना पी लूँ। हाँ, तो आज है 8 शाबान और शाबान के महीने में क्या होता है अशफाक कि हमारे घरों में तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हाँ जी, इफ्तार के लिए आपको चटनियाँ, केचप, ये चीज़ें चाहिए होती हैं, तो पहले से बनाए जाते हैं। समोसे भी बना के रख लिए जाते हैं, शामी कबाब बना के रख लिए जाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। और इसके लिए भाई नीम ज़ख़ीरा अंदोज़ी वो शुरू हो जाती है घरों में। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी काम पे आने वाली होती है और ख़वातीन का काम बढ़ जाता है। तो ख़ास तौर पे जो प्याज आती है ना भर भर के, और फिर उसको फ्राई किया जाता है, फिर उसके पैकेट बना के, क्योंकि अभी माह रमज़ान के आगाज़ से ही होगा ये कि प्याज के नर्ख भी और आलू के नर्ख भी आसमान से बातें मज़ीद करने शुरू हो जाएंगे, बेसन महंगा होना शुरू हो जाएगा। तो जो चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं, और प्लस एक चीज़ ये है कि रमज़ान में एक तो 10 दिन तक आप यूज़ टू हो रहे होते हैं, आपका जिस्म यूज़ टू हो रहा होता है, तो उसके अंदर फिर आपके अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं होती, तो आप चाहते हैं कि आपका काम खासी हद तक सहल हो जाए। फिर माह रमज़ान ऐसा है कि जिसमें बहुत से तबकात ऐसे होते हैं जो छुट्टी नहीं करते, जो आ रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, जो बिल्कुल काम कर रहे होते हैं। तो उसके अंदर ये है कि उनको भी काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है और अपने आप को, तो अपने आप को तरोताज़ा रखिएगा। मैं ये कहती हूँ, देखिए ख़वातीन जो है ना, उन बेचारियों का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, वो इबादत उस तरह नहीं कर पाती हैं जिस तरीके से मर्द कर पाते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा टाइम किचन में गुजर जाता है, सहरी बनानी है, इफ्तार बनानी है, और फिर अगर कोई चीज़ बीच में आइटम खत्म हो गए तो उसकी भी उन्हें जिम्मेदारी। लेकिन बड़ा आज तक कोई रमज़ान ऐसा नहीं गुजरा कि जिसके जाते हुए मुझे दुख ना हुआ हो। I mean, इतनी दुख की फीलिंग होती है। आप यकीन कीजिए, जो आखिरी अशरा होता है, दिल ऐसा हो रहा होता है कि मतलब आप सोचते हैं कि क्योंकि आप यूज़ टू हो चुके होते हैं, और आप अपने जिस्म पे अगर आप पकौड़ों की, समोसों की, रोल्स की ट्रे लेके ना बैठते हो आप अफ्तार के टाइम पर, या मीठे शरबत लेके ना बैठते हो, एहतियात से आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मतलब ये है कि अगर आप वो कसर निकालते हो जो आपने 16 घंटे से, मुझे याद आया, मैंने इस बार तहैया किया है, इंशाल्लाह आई विल ट्राई। मैं बेक्ड पकोड़े बनाऊंगी जिसमें ऑयल नहीं होगा सिवाय ऑलिव ऑयल की। तो ऑलिव ऑयल नहीं होता, बैटर में ऑयल होगा। अच्छा, यानी कि अच्छा, तो किससे, एयर फ्राई से करेंगे? नहीं, बेकिंग उसमें करूँगा, ओवन में करूँगी। लेके आएंगी तो फिर अंदाजा होगा, और वो इतने क्रिस्पी बनेंगे। क्या सुबह सवेरे हम खाने, मतलब रमज़ान का मतलब खाने की बातें नहीं है। रमज़ान का मतलब ये है कि आपने जी हर चीज़ से अपने दिल को जो है क्या 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 कहना चाहिए वर्ड के, इज्तनाब करना है। आपने ज़्यादा खाना नहीं है, झूठ नहीं बोलना, आपने कोई गलत काम नहीं करना। तो ये सारी चीज़ें एक पूरा स्पिरिट है रमज़ान का। बिल्कुल जी, इसको पूरा करना है। अच्छा जी, अब ज़रा बात कर लेते, और एक और चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी जी माह रमज़ान में, तो हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें, आईसीसी ने थीम सॉन्ग जो है वो किससे गवाया है? किससे? सब कुछ मैं बता दूं। और जीतो बाजी लड़के, तो आधे से ज्यादा हमारे टीम के जो यंगस्टर्स हैं बड़े खुश होंगे इस सॉन्ग को सुन के। और आतिफ की आवाज वैसे बड़ी जबरदस्त है, तो ये बड़ा मजेदार सॉन्ग है। आज सॉन्ग रिलीज होने जा रहा है, भाई सब आज ही होगा। बहुत कुछ होना है भाई। आपको पता है नेशनल स्टेडियम का इफ्तिताह होगा, तो उसकी भी तकरीब होनी है। आज होनी है खाली स्टेडियम में, तो काफी वहाँ पे वजीर आजम होंगे और लोगों को बुलाया भी गया है। क्या चलें जी, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फ्री एंट्री होगी तो क्या होगा। लेकिन हम अभी बात करते हैं थोड़ा सा सियासत पे, जो कि हमारा पसंदीदा टॉपिक है। और जब भी सियासत की बात होती है तो मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स याद आ जाता है। रिमेंबर दैट? हाँ, मैंने देखा। हाँ, और किस एरा में देखा था सदफ हमने? चालाक सियासतदान दिखाए उसमें। किस एरा में हमने देखा था वो, यू रिमेंबर? लेकिन बात यह है कि सियासत की सूरत हाल है तो अपोजिशन जमातों के दरमियान राबतों और मुलाकातों ने बताया जा रहा है कि हुकूमती सफ़ों में खलबली मचा दी है। और असद कैसर की रिहाइशगाह पर अपोजिशन जमातों के इजलास में मौलाना फजलुर रहमान की शिरकत और नए इलेक्शन के मुतालबे के बाद हुकूमत भी सरगर्म हो गई है। और वजीर आजम शहबाज शरीफ अचानक मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर पहुंच गए। तो ये आप देखिए कि दैट वाज ड्यू, मुझे पता था कि ये होना है। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि व्हेन, कौन सा ऐसा दिन होगा जब अचानक वजीर आजम साहब या हुकूमत का कोई और, या इसहाक डार साहब या कोई सरकर्दा शख्सियत, ये जो आपने खलबली वर्ड यूज किया था ना, तो जब भी ऑपोजिशन मौलाना साहब से मिलने आती है ना, तो ये खलबली मच जाती है। एक टीजर होता है, उसके बाद फिर एक
हुकूमत की दौड़े लग अच्छा, जाती मौलाना हैं। साहब का शेफ जो है इस मामले में, ये जो कुक है, खुद वजीर आजम भी तशरीफ ले आते वो बस वो कहता है कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी, उसका काम बढ़ जाता उसका काम बढ़ जाता है। तो हमें उससे बड़ी हमदर्दी है। तो सोचे हमदर्दी हमें एहसन इकबाल साहब तो भी है भी हैं, जरा खातिर तवाज़ुन अता तारड़ साहब भी बैठे हुए हैं। देखिए जी, पूरा एक आला सतह का वफ्द है वजीर आजम की क़यादत में। अच्छा, ये वो वाला सीन है जो बनी गाला में होता था, चाय बिस्किट बस ठीक है। हाँ, यहाँ पर ये नहीं होता ना, यहाँ पे ये नहीं होता वैसे तो वो किफायत चले किफायत शुआरी तो गवर्नमेंट कहती है, क्या कहें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, कहाँ हम बातों में लग गए। वफाकी वज़रा आपने बताया अता तारड़, एहसन इकबाल भी साथ थे, और पीटीआई 8 फरवरी को यौम सियाह की तैयारियों में मसरूफ है। और याद हो आपको 8 फरवरी को लास्ट ईयर इलेक्शन हुए थे। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि अपने हक के लिए खड़े हैं और छीन कर भी ये हक लेंगे। सुबाबी जलसे से मुतालिक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को मैंडेट और वोट चोरी किया गया और बानी की हिदायत पर हर साल ये दिन यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे। उधर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ की ज़िला इंतज़ामिया ने पीटीआई को 8 फरवरी को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। लेट्स सी। तो चलें जी, अब बात कर लेते हैं इस पर, कोशिश करते हैं बात करने की, राबता करने की, क्योंकि राबते वहाँ पर भी हो रहे हैं, तो हम क्यों ना राबते करें और जानने की कोशिश करें कि आखिर नून लीग सोच क्या रही है। बिकॉज क्या सोच है, क्या कि वो क्या कह रहे थे नून लीग वाले कि हम कौन सा दिन मनाएंगे 8 को। तो चलें जी, राना एहसान अफजल साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे ज़रा बात करते हैं। तो राना साहब, वज़ीर आज़म साहब पहुँचे तो फिर क्या मौलाना साहब, एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त माहौल रहा होगा, तो क्या डिस्कशन हुई, बाय द वे क्या कहा गया मौलाना साहब को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मौलाना साहब की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा प्रो पाकिस्तान रही है। उन्होंने कभी भी उनकी सियासत में पाकिस्तान के मफादात को जो है वो यानी कि उसके मुखालिफ नहीं हो गए। और इस सेंस में हमारी जो कह लें वेवलेंथ है मौलाना साहब से हमारी मिलती है। और मौलाना साहब हमारे पार्टनर थे पीडीएम के अंदर, ही वाज द मेन फोर्स बिहाइंड पीडीएम। तो हमारा राब्ता उनसे आए बगैर रहता है, और जो फासले रहे हैं उसके उनको हम दूर करना चाहते हैं। अच्छा। और मौलाना साहब की मुस्बत पॉलिटिक्स को हम भी सपोर्ट करते हैं, और वो भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल को और पाकिस्तान के मफादात को सपोर्ट करते हैं। तो ये हमारी अलाइनमेंट है जहां हम इकट्ठे मिलकर काम कर सकते हैं पाकिस्तान। लेकिन मौलाना साहब को ये शिकवा रहा है कि उनको उस गोलकीपर की तरह ट्रीट किया जाता है, जो एक दफ़ा मैच हो रहा था और धुंध के बायस पूरी टीम चली गई, तो वो गोलकीपर बेचारा 2 घंटे तक वहीं खड़ा रहा, यानी कि इज ऑफन लेफ्ट अलोन, और इसी वजह से वो दूसरी जमातें उनसे फिर राब्ते करती हैं। तो व्हाई इज दैट? देखिए, मौलाना साहब ऑपोजिशन का हिस्सा हैं, वो गवर्नमेंट के ट्रेजरी का हिस्सा नहीं है, गवर्नमेंट बेंचेस का हिस्सा नहीं है। तो ये एक उनकी अपनी चॉइस है। मौलाना साहब से बातचीत हुई कि वो हुकूमत का हिस्सा बने, लेकिन आज की नहीं, मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा कोर्स नहीं लिया। थोड़ा सा इसे क्लैरिफाई कर दें, हमें लगा कि अभी आपने शायद कोई पेशकश की हो नहीं, इस नहीं, इलेक्शन अभी में। नहीं, अच्छा, अभी बिल्कुल नहीं। मैं तो पुरानी बात कर रहा हूँ जब हुकूमत की फॉर्मेशन की और उस दौरान, लेकिन मौलाना साहब ने ऑपोजिशन में बैठना पसंद किया। अच्छा। तो लेकिन हम समझते हैं कि जमहूरियत में हुकूमत और ऑपोजिशन भी तावन करती है एक दूसरे के साथ मुल्क के मफादात के लिए, और वो मौलाना साहब करेंगे। लेकिन राना साहब, जिन मफादात की आप बात कर रहे हैं ना, उनके मफादात कुछ और मीनिंग रखते हैं। मसलन हाफिज अब्दुल्ला साहब या मौलाना साहब की पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जी आपका तो ये मैंडेट ही नहीं है, आप लोग इलेक्शन जो हुए वो इलेक्शन आइन के तहत हुए ही नहीं। तो ये अगर मुल्की मफाद की बात की डेफिनेशन वो ये दे रहे हैं, तो फिर तो आपका तो मैंडेट ही तस्लीम नहीं कर रहे हैं। लेकिन जहां मौलाना साहब के बकौल उनका मैंडेट छीना गया, वो तो पीटीआई की तरफ इशारा करते हैं। तो यहाँ तो एक बड़ा तजाद लगता है कि जिसने मैंडेट चुराया JUIF का, उनके साथ फिर ऑब्वियसली कैसे एक सफ में खड़े होके वो तहरीक मैंडेट चोरी के खिलाफ चला सकते हैं। वो तो एक दूसरे के खिलाफ फिर तहरीक हुई। तो देखिए, मैं समझता हूं थे हाफिज अब्दुल्ला साहब ना, तो वो 8 फरवरी के मैंडेट के हवाले से जो बात कर रहे थे, तो उसके अंदर उनका निशाना आपकी जमात भी थी, और ओवरऑल जो इलेक्टोरल प्रोसेस था वो भी उनका निशाना था। तो वो सब की बात कर रहे थे कि भाई ये तो प्रोसेस ही ठीक नहीं था। तो ये बड़ी हैरान कुन बात है कि फिर जाहिर है कि वो पार्लियामेंट पे जाते हैं और मिलते भी हैं, तो आमने सामने ये बात होती है वैसे कि आप तो वज़ीर आज़म ही नहीं है क्योंकि वो प्रोसेस ही ठीक नहीं था, इस तरह की कोई बात करते हैं मौलाना साहब? देखें, जब मौलाना साहब ने 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया, तो वो फिर पार्लियामेंट को भी मानते हैं और वो गवर्नमेंट को भी मानते हैं।
और जब पीटीआई मुज़ाकरात में बैठी तो वो भी पार्लियामेंट को भी मानती है और गवर्नमेंट को भी मानती है, फिर उसी पार्लियामेंट से तनख्वाहें भी लेते हैं। तो ये तो सिर्फ एक रेटरिक है, एक अवामी और वो भी बढ़ी हुई तनख्वाहें, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। जो हाफिज हमदुल्ला की आपने बात की, देखिए JUIF का अगर कोई स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो KPK है, और जब वो कहते हैं कि इलेक्शन चोरी हुआ तो वो KPK के हवाले से कहते हैं। तो ये जिन्होंने चोरी किया वो PTI पे उंगली उठाते हैं, तो फिर उनके साथ तहरीक कैसे चलेगी? देखें, बहरहाल मौलाना साहब की अपनी सियासत है, लेकिन हमें इस चीज का यकीन है कि वो पाकिस्तान के मफादात के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। और ना वो 9 मई की सियासत को सपोर्ट करते हैं, ना वो जमान पाक पे पेट्रोल बम मारने की सियासत को सपोर्ट करते हैं। आप बार बार कह रहे हैं पाकिस्तान के मफादात, तो क्या आपका गवर्नमेंट में रहना पाकिस्तान के मफादात है? इसको जरा थोड़ा सा आप एलैबोरेट अगर कर दें, क्योंकि तहरीक का इरादा अगर करेंगे तो पहले तो इत्तेहाद बनेगा तो तहरीक होगी, लेकिन ये मिलना इतना कंसर्निंग है कि मुलाकात करने वजीर आजम भी पहुंच गए। देखिए, मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूं कि पाकिस्तान के मफादात क्या हैं। पाकिस्तान के मफादात ये हैं कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के ज़ेरे क़यादत जो 40% पे महंगाई की शरह थी 2023 में, वो 2.4% पे आ गई। ये पाकिस्तान के मफाद में काम हुआ है। पाकिस्तान का मफाद ये था कि हम IMF प्रोग्राम में रहते हुए अपनी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, जो हम कर रहे हैं। पाकिस्तान के मफाद में था कि जो हमारे ड्विंडलिंग रिजर्व थे वो अब 16 अरब पे, आपके फॉरेक्स रिजर्व 16.5 अरब पे पहुंच गए। आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं, रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं। तो ये वो इकोनॉमिक करना है ना, गवर्नमेंट कोई भी हो। बिल्कुल, तो हम डिलीवर कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन अचीव हो चुकी है और अब ग्रोथ की तरफ जो है वो सफर जो है वो गामजन है। बाकी तो ये सारी सियासत है। राना साहब, इसमें तो एक थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। असल में बात ये है कि एक दौर था जब पीपल्स पार्टी के वज़रा को सदर साहब की जानिब से एजाज़ात दिए गए थे, और मैं हैरान उस पे था कि दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉब। अभी आपने ये जो महंगाई की शरह का, तो थोड़ा सा करेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो हम बात करते हैं ना माहिर मुआशियात से, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये महंगाई की शरह नहीं, महंगाई में इजाफे की शरह कम होके आई है, लेकिन उसके बावजूद महंगाई बढ़ी है। दूसरी चीज़ ये है कि जो ग्रोथ है, आप ये देखें इस वक्त आपकी GDP की जो ग्रोथ है उसी से ज़्यादा ग्रोथ आबादी में इजाफे की है। प्लस जो आप कह रहे हैं डिविडेंड्स आ रहे हैं, तो हो ये रहा है कि आवाम अभी जो ये जो 37,000 वाला फार्मूला था ना, कम से कम तनख्वाह वाला, वो तो अप्लाई नहीं हुआ, लेकिन माशाल्लाह से जो मिनिस्टर्स हैं या जो अरकान असम्बली हैं, भले सूबे के हों या वफाकी सतह पे, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। तो हमें तो ये सम्राट ऊपर के लेवल पर नजर आ रहे हैं, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल आपकी गलत एक्सप्लेनेशन है। अच्छा। जब महंगाई की शरह जो थी, जो महंगाई में इजाफे की शरह होती है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन उसी को कहते हैं, हम उसको कभी डिफरेंटली डिफाइन नहीं करते। जब वो 40% पे थी, तो हमारे मुखालफिन कह रहे थे मुल्क डिफॉल्ट होने लगा है। तो अब अगर वो 2.4% पे आ गई है, वो महंगाई की शरह ही है, लेकिन वो महंगाई में इजाफे की शरह, यानी कि पहले अगर कोई चीज हर 15 दिन बाद 40 रुपए बढ़ रही थी, तो अब 2 रुपए बढ़ी है। बेसिक सी बात है, जब वही महंगाई की शरह 2.4% पे आ गई है, तो इसका मतलब है कि इट इज अ रिमार्केबल अचीवमेंट। अब आप उस अचीवमेंट को निगेट करते हैं। मैं निगेट नहीं कर रहा राना साहब, मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि इससे आवाम की जिंदगी पे फर्क नहीं पड़ा। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। मैं ये कह रहा हूं कि आप जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन तो लोगों की जिंदगी पे फर्क पड़ा है। कैसे? दुनिया में CPI इन्फ्लेशन ही काउंट होती है, और दुनिया में इन्फ्लेशन का फिगर जो है वो इट इज ऑल अक्रॉस। आप CPI की बात कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? राना साहब, अगर आपने पूछा है तो जवाब तो ले लें। अगर वो 2.4% पे आई है, तो वो महंगाई के इजाफे की शरह कम तरीन सतह पे है, तो उससे आवाम को ही फर्क पड़ता है। That's what I wanted to say. You got my point, Rana साहब. That's what I wanted to say. You got your point. It is absolutely wrong to tell people कि ये कोई remarkable achievement नहीं है. It's a remarkable achievement कि महंगाई की इजाफे की शरह 2.4% पे है, और इससे डायरेक्ट आवाम को फर्क पड़ता है। ये आप इकोनॉमिक टर्म यूज कर रहे हैं, आदाद शुमार का गोरख धंधा नहीं है भाईजान। ये महंगाई की शरह दुनिया भर में इस्तेमाल होती है, मेजर होती है, और 2.4% का मतलब है कि आवाम को महंगाई का सामना नहीं है। ट्रिकल डाउन इफेक्ट की बात कर रहा हूं ना साहब। आम आदमी को क्यों नहीं मिल रहा? खासतौर पे जब तनख्वाह की हम बात करते हैं, हमें कहा जाता है जी किफायत शुमारी अपनाएं, गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर देखें, अरकान की सैलरीज कहाँ जा रही है, और एक आम आदमी की तनख्वाह जिसे 37,000 कम से कम मुकर्रर किया गया, उसे वो भी नहीं मिल रही है। देखिए, यही तो चीजें होती हैं। महंगाई की शरह काबू में आ गई, रुपया मुस्तहकम है। अब जब सैलरीज में 10% इजाफा होगा तो बजट रिलैक्स हो जाएगा। ये इसको टाइम लगता है, और हम उस रास्ते पे चल चुके हैं, जो इकोनॉमिक रिकवरी का रास्ता है, जो एक आम आदमी के बजट को आसानी की तरफ लेके जाएगा। जब इस जून के अंदर
सैलरीज बढ़ेंगी 10% और महंगाई सिर्फ 2.4 या 5% पे होगी, तो उनका बजट 5% से बेहतर हो जाएगा। इसी को बेहतरी कहते हैं, जिस तरफ हम गामजन हैं। और ये बिजली के ट्रिकल बिल, डाउन ही होता है। घर का किराया, बिजली के बिल, घर का किराया, सौदा सर्फ, अगर हम सिर्फ गोश्त की कीमत की बात कर लें 800 से 1600 हो गई बहुत ही कम अरसे में। उसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं सर बजट का, लेकिन ये जो अरकान की तनख्वाहों में 200, 300, 500, 800, मैं ये अब देखिए इसको एक्सप्लेन करने देना। आपने सवाल पूछा है तो लेट मी एक्सप्लेन। देखिए जो महंगाई की शरह मेजर होती है ना, वो 490 चीजों के ऊपर मेजर होती है। उसमें से हो सकता है कि 100 चीजों की कीमतें बढ़ी हों, लेकिन जो एवरेज इजाफा हुआ है महंगाई के अंदर वो 2.4% है। तो हमने ओवरऑल देखना है कि महंगाई की शरह सिर्फ 2.4% से बढ़ी है। तो दिस इज अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह। चलें आप खालिसतन टेक्निकल इकोनॉमिक टर्म्स में बात कर रहे हैं। You are right. In that regard, you are right. बात नहीं कर रहा। ये टेक्निकल नहीं है। राजा साहब मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताएं। नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। नहीं, मैं गलत नहीं समझ रहे। हम चाह रहे हैं ना आप हमें समझाएं। मुझे ये बताएं कि पिछले कुछ दिनों में क्या अंडों के रेट्स बढ़े या नहीं बढ़े, मुर्गे की कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी, गोश्त की कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी, घी की कीमत बढ़ी या नहीं बढ़ी। हम बेसिक चीजें पे बात कर रहे हैं, हम ट्रिकल डाउन इफेक्ट की ये बात कर रहे हैं कि आप बेशक अपनी तनख्वाहें बढ़वाएं, आप लोग बेहतर करें, लेकिन आम लोगों का भी कुछ सोचें। ये दैट्स द पॉइंट। देखिए जो महंगाई की शरह मेजर होती है ना, वो 490 आइटम्स की मेजर होती है। उसमें से मैंने कहा कि हो सकता है 100 आइटम्स की कीमतें बढ़ी हों, लेकिन 200 आइटम्स की कीमतें नीचे भी आई होंगी, और वो कौन से ये चलता रहता है। ओवरऑल जो महंगाई की शरह बढ़ी वो 2.4% है, जो रिमार्केबल। और ये आम आदमी की बास्केट होती है जो मेजर होती है। मैं उसी बास्केट की बात कर रहा हूँ ना जिसमें दूध होता है। उसी बास्केट की बात कर रहा हूँ कि वो 2.4% से बढ़ी है, जो कि रिमार्केबल है। अच्छा, ये तो आम आदमी से रिलेटेड है। अच्छा, मुझे एक बात नहीं कह सकते ये टेक्निकल टर्म है, ये हवा की बातें हैं। राणा साहब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ एक बास्केट है ना, उसके अंदर यही चीजें रोज की होती हैं, दूध, डबल रोटी, अंडे, पेट्रोल, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ चीजें जो रोजमर्रा के यही होते हैं ना कि जिसमें 1000 रुपया लेके जाए तो गरीब आदमी के पास बचता कुछ नहीं है। मेरा प्रॉब्लम ये है कि 37,000 मिलने चाहिए थे, वो भी उनको कई जगहों पे नहीं मिल पाते, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। तो व्हाट आर यू गाइस डूइंग अबाउट इट? और आप सीपीआई की बात कर रहे थे ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, तो इसमें एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मैटर भी होता है, जिसके जरिए भी मेजर होना चाहिए कि सरमायादार अगर तरक्की कर रहा है जीडीपी के बढ़ने से, तो आम आदमी क्या कर रहा है? देखें, दूध और शहर की नहरें नहीं बह रही, लेकिन हम लोग बेहतरी की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आपने देखना है हम कहां खड़े थे, आज हम कहां खड़े हैं। अगर हम बेहतरी की तरफ बढ़ रहे हैं तो दिस इज अ गुड थिंग। इसको आप पॉजिटिव कहेंगे, हमें और बेहतरी लेके आनी है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम राना एहसान अफजल हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। और भाई आपने सुन लिया, वो ये कह रहे हैं जी हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और महंगाई की शरह वो कहते हैं जी कम हुई आप है। तो ये ना बोलें, हम ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ने की जो शरह है वो कम हुई है। तो उस पर उन्होंने कहा जी 490 जो है प्रोडक्ट होते हैं जिनको देखा जाता है, तो कौन से हैं वो 490 प्रोडक्ट? कौन से हैं वो प्रोजेक्ट? खोज निकालते हैं हम, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और ज़रा बात करेंगे सोशल मीडिया और उसके इम्पैक्ट की, ख़ास तौर पर बच्चों की, बच्चों के ऊपर, क्योंकि अब बच्चों के हाथ में जिस तरीके से हर बच्चे का लग रहा है अपना मोबाइल है, और जितनी डेडिकेशन के साथ वो स्क्रीन को ऐसे 24 घंटे देख रहा होता है, जब वो सो नहीं रहा होता तब, तो इसके असरात क्या पड़ेंगे? तरीके से वो सदफ फोन लेके स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं अपने नन्हे हाथों से, उस पे होता है। इवन इफ इट्स कार्टून, उसका जो साउंड होता है इतना इरिटेटिंग होता है, इतना लाउड सुन रहे होते हैं, और वो मुसलसल उनकी आंखें जो हैं वो उसको देख रही होती हैं। और सदफ एक और चीज़ भी है कि कई कार्टून्स ऐसे होते हैं जो माँ बाप अपने बच्चों को लगा के दे दिया करते थे, लेकिन बाद में पता चलता था कि उनका वो मैसेज क्या कन्वे कर रहे हैं। यू नो कि देयर आर सो मेनी कार्टून्स कि आप देखें तो बाद में कहें अच्छा इसमें ये ऐसे थे। फिर आप हैरान परेशान हो जाते हैं कि भाई इसमें बंदा करे क्या, क्योंकि आप कार्टून्स को नॉर्मली समझते हैं कि डरावने ना हो या उसके अंदर कोई ऐसा कंटेंट ना हो कि जो नॉर्मली नहीं होता। हमारे बचपन में, जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ, ये जो टॉम एंड जेरी का कार्टून हुआ करता था, उसको देख देख के एट टाइम्स क्या होता था कि मैंने देखा एक दफ़ा कि मेरे कज़न ने वो लिया, वो नहीं होता फ्राइंग पैन, वो लेके अपने भाई को ठोक दिया। वो कह रहे, उसकी अम्मी ने पूछा कि ये तुमने क्या किया? कहते हैं उसके अंदर जेरी ने भी तो टॉम के साथ ऐसा किया था।
और इसके बाद कहा गया कि भाई ये इसके जो हैं वो असरात मनफी हो सकते हैं, अगर बच्चे ये देखते हैं तो वो समझते हैं कि ऐसे भाई, कुछ नहीं हो रहा इसके है। अलावा- WWE का भी यही होता था जब हम रेसलिंग इसके देखते अलावा थे। सोशल मीडिया जो एप्स हैं, खासतौर पे स्नैपचैट है, इंस्टाग्राम है, अब बच्चे छोटी छोटी उम्र की बच्चियां वो फिल्टर का इस्तेमाल कर रही हैं, उनको ब्यूटी कॉन्शियस हो गई हैं और एक मुकाबला बन गया है। तो इससे हमारे बच्चे जो हैं किस तरह एक अच्छा एक सेहतमंद माशरे में आगे बढ़ेंगे, ये हमें देखना ज़रूरी है। क्या किया जाए, पाबंदी लगाई जाए, बच्चों से मोबाइल छीन लिया जाए, करा क्या जाए, क्या इस पर किया बात जाए? कर लेते हैं जी। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट मोहम्मद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा हमने बताने की कोशिश की, लेकिन एक तो ये नागुज़ीर हो गया है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। बच्चों को आप उनसे छीन भी नहीं सकते क्योंकि दूसरों के बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो घर में आके कंप्लेन करेंगे। तो क्या एक हेल्दी एक्सपोजर टू सोशल मीडिया बच्चों का हो सकता है? देखिए, अब वो टाइम नहीं रहा कि आप बच्चों से छीने, वो टाइम जो है वो गुजर गया है और जो ट्रेंड है वो अब चेंज हो चुके हैं। बेसिकली बच्चों को हमें ये सिखाने की ज़रूरत है कि आप उसका पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, और साथ साथ एज अ पेरेंट्स या एज अ टीचर्स हम लोगों की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसका पॉजिटिव यूज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखाएं और उनको ये बताएं कि किस तरीके का कंटेंट आपके लिए बेहतर है। अगर आप अभी उनसे जिस चीज़ को आप रोकेंगे, बच्चे की अट्रैक्शन उस तरफ ज़्यादा बढ़ती है। आप उनका कोई एक टाइम सेट कर दें, यू हैव अ 30 मिनट्स 40 मिनट्स और आवर अ डे कि आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। अब जहाँ पे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के साथ साथ गेमिंग इंडस्ट्री हो गया, वीडियोस हो गई, क्लिप्स हो गए, ये सारे मीडिया बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहे हैं। बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस टाइम ये होता जा रहा है, वो एजुकेशन छोड़ के इन्फॉर्मेशन की तरफ आते जा रहे हैं। यानी वो कहते हैं हमें कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी होगी तो वी गो इन्फॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज। नॉट नॉलेज, एग्जैक्टली। तो वो सीख नहीं रहे। वो कहते हैं कि हमें जो भी पढ़ना होगा हम चैट जीपीटी पे जाएंगे, वहाँ पे प्रॉम्प्ट्स डालेंगे और अपनी इन्फॉर्मेशन को निकाल लेंगे। तो जो उनको होमवर्क्स करने थे, तो जो दौर था, जो सीखने वाला दौर था, वो ख़त्म होके इन्फॉर्मेशन का आ रहा है। मुझे एक चीज़ ये बताइएगा कि इसका ज़ाहिर है कि पहले हम एफर्ट करते थे। आई रिमेंबर के सदफ भी ये ट्राई करती होंगी। मेरे वालिद साहब वो कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते थे, यूज़ टू यूज़ हिज माइंड, या फिर हाथ से कभी अगर ज़्यादा कैलकुलेशन वो किया करते थे। हम कैलकुलेटर्स के आदी हुए, फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के आदी हुए, फिर उसके बाद कंप्यूटर एट्सेट्रा। अब जो हमारे जहन पर इसके असरात क्या पड़ते होंगे, इतनी आसानी का, इतनी सहल पसंदी का। अब एड्रेस हमें याद नहीं होते। मैं ओवरऑल बात करूँ, कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हुए जाने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया पे 2 घंटे तक रील देखने के बाद दिमाग सुन हो जाता है। बिल्कुल सही है। लेकिन हमें उसमें प्लेजर मिलता है। बिल्कुल सही है कि इसका क्या करें। देखिए, ये एक एडिक्शन की तरफ जो है ना जाता है, और इसमें सिर्फ बच्चे नहीं, इसमें बड़े भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, और बच्चे बहुत तेज़ी से इन्वॉल्व होते हैं। और बेसिकली जो ग्रोइंग एज होती है, जो छोटी एज होती है, 5 साल से जो बड़े बच्चे होना शुरू होते हैं, अगर उस टाइम उनको उससे बाहर ना निकाला जाए तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स के शिकार होते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि 6 महीने से ऊपर से जब, या 6 महीने से नीचे से बच्चे के बाद टैबलेट, या बच्चा रो रहा है तो माँ ने दिया कि जी फौरन वो तो एज अ पेरेंट हम लोग की गलती। तो फिर नहीं, मेरा मकसद ये सवाल ये है कि अगर आपने 6 महीने की उम्र में बच्चे को फ़ोन या टैबलेट दे दिया, तो वो 5 साल तक पहुंचते पहुंचते तो वो इतना एडिक्टेड हो जाएगा। एग्जैक्टली, रिवर्सेबल भी नहीं है। क्या उस एज में क्या करें? देखिए, वही फिर काउंसलिंग्स हैं, बहुत सारी ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ हैं, और हमने आजकल क्या किया हुआ एज अ पेरेंट्स, हमने बच्चों को छोड़ दिया है। एज अ पेरेंट्स हम आज़ादी खुद भी चाहते हैं। हमने अपने बच्चों को टैब दे दिया, तुम अपना खेलो, हम अपना खेलें। अगर आपको बच्चों को वाकई उस दलदल से निकालना है तो आपको बच्चों के साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। आपको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। आप उनके साथ खुद कुछ स्पोर्ट्स करें, आउटडोर जाएं, उनके साथ बैठ के कुछ डिस्कशंस करें। अगर आप वो करेंगे तो बच्चा उस ड्रामा से बाहर आ सकता है। मगर आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन आपने कहा, क्योंकि आपको बहुत पेशेंस चाहिए। 5 साल से एक बच्चा उसके लिए ट्रेन हो रहा है, और अचानक से आप उसको निकालने की कोशिश करते हैं। जो डिनर टाइम कन्वर्सेशन होती है, फैमिली कन्वर्सेशन, उस वक्त कोई गैजेट आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। सही बात है। दूसरे बच्चा जब सोने जा रहा है तो उससे जो आप एक बाप की या माँ की जो कन्वर्सेशन होती है वो भी बड़ा मैटर करती है। स्कूल से आने के बाद आप पूछें बच्चे। एग्जैक्टली। अब हम वही, मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि हम खुद भी, अच्छा, इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है। यानी अगर हमें किसी को ट्रेन करना है तो सबसे पहले हमें खुद भी इम्प्लीमेंट करना होगा। एज अ पेरेंट हम भी सारा दिन अगर मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो बच्चे के पास भी ऑल्टरनेट कुछ भी नहीं है। वो भी अपने भले वो डाइनिंग टेबल पे मौजूद हो, वो किसी भी जगह पे मौजूद होगा, तो वो भी मोबाइल अपना यूज़ करेगा। तो आपको भी मोबाइल का टाइम बनाना पड़ेगा, स्पेशली जब आप घर आ जाएं।
आपको एक स्लॉट रखनी चाहिए कि जी ठीक है बच्चे 10 बजे सो जाएं, जब वो नहीं देख रहे आपको तो फिर आप अपनी एक्टिविटीज़ को यूज़ करें। मगर आप भी अगर ऑफिस से आने के बाद, घर में आने के बाद आप भी मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आपकी वाइफ भी मोबाइल यूज़ कर रही, तो बच्चों को भी वही रिफ्लेक्शन आएगा कि जी सब यही कर रहे हैं तो हमें भी यही करना चाहिए। तो हमें भी अपनी आदतें बदलेंगे, वही रिफ्लेक्शन बच्चों पे भी आएगा और वहाँ से चेंज होना एक शुरू होगा। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखी है कि अगर आप YouTube पे जाएं तो मुख्तलिफ चाइनीज़ या इन जगहों पे, जापान में, वहाँ पर नॉर्मल एक्टिविटीज़ या गेम्स वगैरह ऐसे होते हैं, दे आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। वो एक्टिविटीज़ जो है वो बच्चों के साथ पेरेंट्स कर सकते हैं और इसका, लेकिन इस एडिक्शन से फिर उन्हें दूर करना होगा। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि ये जनरेशंस हैं, जैसे जनरेशन अल्फ़ा हो गई, फिर उसके बाद ये है कि बीटा अब आ गई है। तो ये जेन ज़ी और अल्फ़ा वाले तो मुतासिर हैं ही, लेकिन हम मिलेनियल्स भी इससे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं। तो हम लोग इस एडिक्शन से कैसे निकल सकते हैं? क्योंकि हम निकलेंगे तो उनको निकाल पाएंगे ना। ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी है। बिल्कुल, कि अगर मैं मिसाल देता हूँ, यहाँ पर लिटरली यहाँ पर ब्रेक होगी ना, तो यहाँ पर मोस्टली क्या होगा कि मैं भी अपना फ़ोन लेके बैठा हूँगा, सदफ भी अपना फ़ोन लेके बैठी होंगी, और हमारी जो कन्वर्सेशन होगी वो इसी दौरान होगी। ये सिर्फ हमारा मामला नहीं, कई लोगों का। बिल्कुल सही बात। तो हम अपना ये शैकल्स को कैसे ब्रेक करें? देखिए, बेसिकली जो सोशल मीडिया था, अगर आप उसको समझें तो वो एक ऐसी जगह थी कि जहाँ पे जो नॉर्मली पहले ये घर के अंदर होता था कि 10 लोग मिलके बैठते थे और बातें करते थे, और उसके अंदर कोई बहुत अच्छी बात करता था तो सब उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते थे। जस्ट लाइक सोशल मीडिया भी ऐसे ही है, 10 लोग अपनी बातें कर रहे हैं, जिसने अच्छा कंटेंट डाला सब उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो हमें थोड़ा बहुत अपनी चीज़ों को बैक टू द थिंग्स पे जाना पड़ेगा, और अपने, ये मैं कह रहा हूँ ना, सबसे पहले हमें खुद सही होने की बैलेंस करना पड़ेगा। हमें बैलेंस करना पड़ेगा, खुद सही होना पड़ेगा, हमें खुद थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा, और हमें कंटेंट के ऊपर कुछ काम करना पड़ेगा। यानी अगर हमारे पास जितनी भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं या जो एजुकेशन सेक्टर्स हैं, अगर वो कुछ इस तरीके कंटेंट बनाना शुरू करें कि जिसके अंदर फिजिकल और डिजिटल दोनों एक्टिविटी शामिल हों, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो हैं वो बाहर निकलेंगी। कोई ऐसी एक्टिविटीज़, कोई ऐसा प्रोग्राम, कोई ऐसी चीज़ जो आप ऐसा कंटेंट क्रिएट करें जिसमें इंटरेक्शन जो है वो बोथ साइड होना शुरू हो जाए। सबसे ज़्यादा तो पार्क्स ज़रूरी हैं, खूबसूरत पार्क्स बनाएं, लोगों के लिए रनिंग ट्रैक्स बनाएं, लोगों को ऐसे ऑप्शन दें, इस तरह का ब्यूटीफाई करें अपनी सिटी को, ताकि लोग बाहर निकलें। बाहर निकलेंगे तो डेफिनेटली वो मोबाइल को जो स्क्रीन टाइम है वो डेफिनेटली कट डाउन होगा। और फिजिकल एक्टिविटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, और इंटरनेट की जो कॉस्ट सस्ती हुई है उस वजह से भी एक इम्पैक्ट है कि महंगा होता था, पहले किसी महंगा होता, अभी दूसरी कंट्रीज में एक है महंगा, कुछ जगहों पे अवेलेबल नहीं है, स्पेशली फॉर द डाटा। ठीक है, आपके वाईफाई घर में आपको एक्सेस मिलता है, मगर मोबाइल डाटा की कॉस्ट कम होने की वजह से भी इसका यूजेज जो है वो बढ़ रहा है। उसके ऊपर भी एक कोई एज लिमिट लगाई जाए, कुछ इस तरीके की, इंडोनेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी जगहों पे इस तरीके के एक्सेस जो है वो नहीं है। तो डेफिनेट अब इस पे काम हो रहा है। अब ये पूरा एक 360 चेंज आया है, और अब हमें इस चीज़ को इस तरीके से ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं कि हम उनसे मोबाइल छीन लें या डांटें। हम उनको दोनों के डिफरेंसेस बताएं और हम सिखाएं। जैसे आज से पहले हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें बहुत पिटाई भी होती थी। आज आप किसी स्कूल में जाते हुए ये नहीं सुन सकते कि जी बच्चे की पिटाई हुई है। हमारा चीज़ है हुसैन साहब, उसमें यह है कि पहले पिटाई वगैरह का अपनी जगह है, लेकिन पहले रिस्पेक्ट फैक्टर एक होता था, और क्योंकि टीचर इन्वेस्ट करते थे अपने आप को। बिल्कुल, अब ना टीचर्स को उतना पे किया जाता है और ना उनका कोई स्टेक होता है और ना उनकी कोई तरबियत होती है। दूसरी चीज़ ये है कि अब ये मुझे बताइएगा कि इसके बच्चों को स्कूल में आज भी कंप्यूटर लैब का बताया जाता है, आज भी उन्हें कहा जाता है कि ये जी कंप्यूटर है, जी ये CPU है, जी ये पुराना, वो ये माउस है, वो पुराने वाला सिलसिला भी चल रहा है। दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है। बिल्कुल। तो ये स्कूलों में बेसिक एजुकेशन इस हवाले से कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए अब आप ये समझ लें कि जब मैं तो कहता हूँ कि क्लास 3 और 4 से, क्योंकि अब देखें जो आपका सक्सेस का रास्ता है वो डिजिटल से होके ही जाएगा। भले आइदर आप आर्किटेक्ट हों, आप किसी भी इंडस्ट्री से ताल्लुक़ करें, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। यानी जब आप ग्रेजुएशन करें तो आप एक टेक सेवी होना चाहिए, स्मार्ट कंप्यूटर ऑपरेटर होना आपका ज़रूरी है। कंप्यूटर बल्कि अब तो गैजेट्स इतने स्ट्रॉन्ग जो है वो आ चुके हैं। तो डेफिनेट हमें बहुत स्ट्रांगली बच्चों को 3-4 साल की उम्र से AI पढ़ाना चाहिए। मतलब अच्छा देखिए, मसला ये कि हमारे यहाँ सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बहुत बड़े बड़े नाम यूज़ कर लेते हैं और हम बहुत जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन यहाँ पैदा कर रहे हैं। ठीक है, हमारे पास AI से पहले उसको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स आने चाहिए। ग्रेजुअली वो ग्रो करे ताकि वो एल्गोरिथम समझ सके। एग्जैक्टली, फिर वो एक कोर प्रोग्रामर बन सके। हम लोगों को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें माजरत के साथ हमें किलर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम में रखा गया है
कि हम सिर्फ टाइपिंग कर सकें या हम बहुत बेसिक्स एजुकेशन पे जा सकें, नॉट दैट कि हम प्रोग्राम क्रिएट कर सकें या हम कोई इस तरीके का सॉफ्टवेयर बना सकें कि जो बहुत ज़्यादा बूमिंग हो। बिल्कुल हमें सही सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर बनाया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम में। That is true. Thank you so much, मोहम्मद Zenza, हुसैन for साहब your हमारे time. साथ थे जी। अब आप खुद भी ख्याल रखना है, आप जो करेंगे बच्चे के लिए वो एग्जाम्पल सेट होगी। Practice what you preach. कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खुराक व तहफ़्फ़ुज़ के इजलास में हुकाम ने बताया कि अल्लाह अकबर, क्या हो गया? ग्वादर में गधों का स्लॉटर हाउस कायम कर दिया गया है। तो ये यहाँ के लिए नहीं है भाई, आप लोगों ने ये नहीं समझना। तो ग्वादर में चीनी कंपनी ये काम करेगी। कमेटी के रुकन राना मोहम्मद हयात ने कहा कि पाकिस्तान में गधों का इस्तेमाल कम हो रहा है और लोडर रिक्शों ने जगह ले ली है और अच्छी नस्ल के गधों की ब्रीडिंग होनी चाहिए। अच्छा, वैसे रिक्शों की तो अल्लाह माफ़ करे, कल ही मुझ पे इंकिशाफ हुआ कि हमारे यहाँ कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो गई है। जो हज़ारों की तादाद में बसें, कोचेस वगैरह हुआ करती थी, मिनी बसेस हुआ करती थी, अब उनकी जगह ले ली है हज़ारों की तादाद में रिक्शों ने। जी हाँ। अच्छा खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब ये है कि चेयरमैन कायमा कमेटी ने पूछा, ये जो ब्रीडिंग की बात हुई तो उस पर, कि जिंदा गधों को चीन एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते। जिंदा गधे, ये कोई इस्तेआरे में बात नहीं हो रही, ये वाकईतन गधों की बात हो रही है। जिंदा गधों का एक्सपोर्ट करना, गोश्त उसका एक्सपोर्ट कर दें। तो फिर तो वहां जाके वो देखें ना, यहाँ पर हमने काटना जरूरी है, क्या पता कुछ ग्वादर से ट्रैवल करता इधर भी आ जाए। अच्छा, इस पर हुकाम है वजारत खुराक व तहफ़्फ़ुज़ ने बताया कि जिंदा गधों के एक्सपोर्ट मुश्किल काम है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में गधों के स्लॉटर हाउस के लिए दरखास्तें आ रही हैं, तो बस देख लें भाई, अब आप लोगों ने भाई ये देखें, आप ट्रेड इससे अच्छी हो सकती है। आप अगर बहुत कुछ किया जा सकता है, अगर ये आपके होता क्या है वैसे इसकी कोई मतलब कहते हैं ना यूज नहीं है, तो फिर व्हाई नॉट। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये गधे सस्ते नहीं होते, इनकी कीमतें अच्छी खासी होती हैं। एक अच्छा सेहतमंद और ये तंदुरुस्त लोडर लेके जो सामान ढोता है गधा, वो अच्छा खासा महंगा होता है। तो पहले आपको पता है कितने इल्जामात लगा करते थे कि जी फलानी जगहों पर गधे का गोश्त खाया जाता है। कई लोग मजाक भी उड़ाया करते थे कि जी गधे का गोश्त वहाँ सप्लाई होता है, इधर सप्लाई होता है। तो ऐसा नहीं होता था, अल्लाह करे ऐसा ना होता हो। आई एम नॉट सो श्योर। देखें, कहीं पर तो ये बताया जा रहा है, कहीं पे कुछ पता ही नहीं है कि किस तरह वैसे का सदर गोश्त मैंने तो खाया बाहर जाता है। कढ़ाइयाँ खाना छोड़ दें इस चक्कर बस में। ये आप ख्याल तो और अपना खुद ही मोहतात रहना रखें, अपनी पड़ेगा। जिम्मेदारी पे आप खाएं। ग्वादर जाके ना, वैसे भी ये तो स्लॉटर हाउस चाइनीज के लिए है, लेकिन ग्वादर अगर आप जाएं तो आपने वहां पर गोश्त नहीं खाना, मुर्गी खा लें, लेकिन वो भी अपने सामने कटवा के। चलें जी, ऐसे ही कह रहा हूँ, अशफाक के सलाह मशवरे के बाद आप खाएंगी वहां पर कढ़ाई? देखूंगी, पहले जाऊं तो सही वहाँ। चलें जी, ब्रेक के बाद बात करते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं हादसात की, और आजकल आपको पता है कि कराची में हादसात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं और ये चीज़ हमारे लिए बड़ी कंसर्निंग है। कल भी हमने इस बाबत सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद से बात की, और वैसे ज़ाहिर है तहकीक करना और ये जानने की कोशिश करना कि अचानक ये हादसात क्यों बढ़ते जा रहे हैं। तो एक फैक्टर तो इसके अंदर ये था कि चूँकि ये गाड़ियाँ जो होती हैं, इसमें जो काम करने वाले जो ड्राइवर्स होते हैं उनके टाइमिंग ज़्यादा होती है, गाड़ियों की फिटनेस सही नहीं होती, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, और एक और फैक्टर ये होता है कि उनके पास शायद लाइसेंस भी ना होता हो, और मेजर फैक्टर और ये शहरों में ड्राइव करने के लिए जो तरबियत है वो भी नहीं। मेजर फैक्टर ये भी है कि इनके औकात कार रखे गए हैं रात 11 से सुबह 6 तक, लेकिन ये दिन के औकात में हादसा जो हो रहे हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। और इनको खास परमिशन दी गई है दिन के औकात में इस तरीके की बड़ी गाड़ियां चलाने की, क्योंकि कहा जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। लेकिन सदर मुझे एक बात बताएं, इट डजंट मीन ना कि हम लोग भी घर से बाहर, ऐसा तो नहीं होता कि 11 बजे के बाद हम मुक़य्यद हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद उनको कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता। वैसे तो उनको ज़रूरत ही नहीं होती कि वो 11 बजे के बाद जैसे मर्जी गाड़ियाँ चलाएँ, लेकिन ऐसा हो रहा है। अब ये जो इतनी बड़ी गाड़ी होती है, ये डंपर होता है, कल भी मैंने ये बात की थी, इनके ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, भले शीशा हो, कुछ भी लगा हो। मैंने कई फुटेजेस देखी। अब जैसे ये बाइक सवार यहाँ पर खड़े हुए हैं ये इनके ब्लाइंड स्पॉट्स में, ये जो रेड सर्कल बना हुआ है ये ब्लाइंड स्पॉट है। यहाँ से अगर एकदम ये लेफ्ट को मोड़ेगा ट्रक वाला या डंपर वाला, तो उसको नहीं पता चलेगा कि आगे कोई खड़ा है। अब ये हमारे यहाँ तो ये इतनी शराफत का मुजाहरा नहीं किया जाता। हमारे जो बाइक सवार हजरात हैं वो भी एट टाइम्स ये करते हैं कि बिल्कुल जो है वो उसके आगे खड़ी कर लेते हैं, डंपर के आगे बाइक कट मार के निकलने की कोशिश करते हैं, जल्दी में जहाँ से भी रास्ता निकले जो बाइक सवार हैं वो कोशिश करते हैं हम जल्दी से निकल जाएंगे। तो यानी कि यहाँ ये जो फैक्टर होता है ना जल्दी से निकलने का, ये समटाइम्स आपकी कैलकुलेशन और दूसरी एक और चीज़ भी है कि जहाँ पर हम गलत की बात करते हैं वहाँ पर ये देखें जी। अच्छा, ब्लाइंड स्पॉट्स की हम थोड़ी सी डिफाइन करने की कोशिश कर रहे थे। ये आपकी अवेयरनेस के लिए है। सामने का हिस्सा, एग्जैक्ट सामने का हिस्सा, दैट्स द ब्लाइंड स्पॉट।
क्योंकि वो गाड़ी इतनी ऊपर होती है और सामने उसका ऐसे एरिया ऐसे होता है बोनेट का कि वहां से नहीं दिखाई देता। फिर साइड का जो एरिया बिल्कुल साथ में है वहां पर नहीं दिखाई देता। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे भी ब्लाइंड स्पॉट है और बिल्कुल एग्जैक्ट पीछे है, तो आपने पीछे से भी फासला रखना है, आपने साइड पे भी बिल्कुल चिपक के नहीं उसके साथ चलना। तो आपने ये मुख्तलिफ तस्वीरें हमारे प्रोड्यूसर साहब ने जमा की हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये सच अ लॉन्ग व्हीकल, सच अ बिग व्हीकल, 16 व्हीलर्स में भी ये इशू होता है और डंपर्स में भी इशू होता है। इनकी तो लेन ही अलग होनी चाहिए। हाँ जी, इन बड़ी गाड़ियों के लिए लेन ही अलग। अब इसके अंदर मसला क्या आ जाता है, अब इसके अंदर मसला ये आ जाता है कि ये जो हमारे बाइकर्स हैं वो क्या गलती करते हैं। एक तो लाइसेंसिंग के इश्यूज उनके भी होते हैं, दूसरा ये है कि वो कट मार के निकलने की कोशिश करते हैं। इधर से निकला, यहाँ से साइड मारा, किसी बाइक पे साइड मिरर्स नहीं होते, उनकी फिटनेस ऑल्टरेशन अपनी जगह की होती है, जहाँ से मुड़ना हुआ मुड़ गया, हेलमेट्स ये लोग नहीं पहनते, तो ये हमारे भाइयों के लिए बड़ा मसला है। हेडलाइट्स नहीं होती, ये देखें कहीं से भी निकलने की कोशिश, और इन्हें होता है जी गाड़ी वाला देख के ना खुद ही रोक देगा। ये जो सोच होती है ना, ये कभी कभी जानलेवा साबित होती है। तो इट्स द टाइम, लेट्स कॉल अ स्पेड, क्योंकि जहां पर गलत हो रहा है वो भाई हमारा रॉन्ग जा रहा है। इन्हें कि वो कह रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार खड़ा है और ये माशाल्लाह यहाँ से अपनी मर्जी से गुजर गए। तो ये बेसिक चीजें हैं। देखें, जहां गलती डंपर्स वालों की है उसकी निशानदेही करना हमारी जिम्मेदारी है, जहां पर बाइकर्स हमारे भाई, क्योंकि एक चीज मेरे भाइयों, ये चीज अपने जहन में रखो कि आपकी छोटी गाड़ियां, 2 व्हीलर गाड़ी को वैसे भी शैतानी सवारी कहा जाता है। अगर हम साइड बाय साइड दिखा सके वो पिक्चर जो ब्लाइंड स्पॉट की थी और ये एक्चुअल फुटेजेस जिसमें हमारे बाइकर सवार जो हैं वो अपनी मर्जी से कहीं से भी निकल रहे हैं और कहीं से भी जा रहे हैं। ये आप देखें, ये चेक, ये इम्तिहान है और ये नजर ही नहीं आ रहा होगा। हम जिस ब्लाइंड स्पॉट की बात कर रहे थे, सदफ काइंडली एक्सप्लेन, वही हम बात कर रहे हैं और एग्जैक्ट सामने मौजूद है। और सोचिए वो जो ड्राइवर होता है बड़ी गाड़ी में, वो कितनी ऊंची सीट पे बैठा होता है, उसके लिए बिल्कुल नीचे देखना लामुहाल होता है, मुश्किल होता है। वो कहाँ देखेगा, वो अपनी गाड़ी चलाते हुए कहाँ देखेगा। तो आपने एहतियात करनी है, उसके इर्द गिर्द से नहीं गुजरना है, इतना ही याद रख लें। ये आप ब्लाइंड स्पॉट देखें और दूसरी जानिब आप हकीकतन सड़कों पर गाड़ियाँ और बाइकें चलती कैसे हैं, ये मंजर आप एक बार फिर से देख लें। और कोई एक बेसिकली हमें अपनी लेन्स में रहना कैसे है, यहाँ पर ये ट्रैफिक पुलिस का काम है कि जो इम्प्लीमेंट कराए, इधर से उधर घुसना, इधर से उधर कट मारना। प्लस ये इसलिए आपको हम समझा रहे हैं कि देखें भाइयों, आप लोग हैं बाइक पे, आपकी ज़िंदगी को ख़तरा है। वो डंपर ड्राइवर गलत हो सकता है लेकिन उसकी ज़िंदगी खतरे में नहीं होती, क्योंकि ही है सच अ लार्ज व्हीकल कि वो गाड़ी से टकराए, बस से टकराए, अपने जैसे किसी डंपर से ना टकराए तो उसके अलावा उसका नुकसान नहीं हो सकता। तो आप उसके नीचे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो बी वेरी केयरफुल, बी वेरी माइंडफुल। हमने ये सेगमेंट तरतीब इसीलिए दिया है ताकि आपकी आगाही हो और आप बच सकें। जहां पर डंपर देखें, प्लीज बी ऑन द साइड, बी ऑन द साइड। चले जी, इस पर मजीद भी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने ना सिर्फ आपकी एजुकेशन के लिए सेगमेंट तरतीब दिया बल्कि हम स्टैट्स के साथ भी बात करना चाहते हैं। तो नज़ीर हमारे साथ हैं। नज़ीर, बताइएगा, बड़े हादसात के वाक़यात रोनुमा होते हैं, ज़्यादातर निशाना इसका बनते हैं बाइक सवार। अभी हमने कुछ लोगों को समझाने की कोशिश की कि ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं और आपने कैसे बचना है। तो फिगर्स क्या बताते हैं हमें, हादसात में ज़्यादातर कौन मुतासर होते हैं? देखें, जो 60% से ज़ायद हादसात में मोटरसाइकिल सवार जो है ये मुतासिर होते हैं, ये निशाना बनते हैं। सबसे बड़ा मसला जो कराची में वो शऊर की कमी का है। मोटरसाइकिल सवार सबसे ज़्यादा इसीलिए निशाना बनते हैं कि ये गाड़ी, अगर आप नेशनल या बैनुल-अक़वामी ट्रैफिक के कवानीन देखें तो उसमें चाहे गाड़ी हो या मोटरसाइकिल हो, आपको इतने फासले से गाड़ी या मोटरसाइकिल रख कर चलानी है कि अगर आज अचानक से आपको ब्रेक भी लगानी पड़े तो आपकी गाड़ी और आप महफूज रह सके। लेकिन हमारे यहाँ इंचेस के फासले से जो है गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाई जाती है। दूसरी बात, कराची में लेफ़्ट लेन की एक वक्त में ये शुरू भी किया गया था मंसूबा, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर नाकाम इसलिए हो गया कि कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में हमारा जो सिस्टम है लेफ़्ट लेन सिस्टम है, ये सिर्फ उस सूरत में कामयाब हो सकता था जैसे अमेरिका आप जाते हैं तो आपकी जो आने वाली रोड है वो उस तरफ की है, जाने वाली इस तरफ की है। तो ऐसे में आपको जाहिर सी बात है, जब आपकी गाड़ी राइट लेन पर चल रही होगी तो मोटरसाइकिल लेन वाला लेफ़्ट पर महफूज रह सकता है। लेकिन अगर गाड़ियों का ट्रैक ही लेफ्ट जाने मुड़ने वाला होगा तो उस पर वो लेन मंसूबा कामयाब हो ही नहीं सकता। दूसरी बात, शऊर की कमी यहाँ पर यह भी है कि जहाँ मोटरसाइकिल सवार पहली लेन में शारा फैसल हो या कोई भी जगह हो वहाँ पर चलाते तो वही कार सवार पूरा लेफ्ट के रोड को कवर करके भी चला रहे होते हैं। तो मोटरसाइकिल सवार यही कहते हैं कि अगर लेफ्ट पर गाड़ी भी चलिए तो हम राइट पर क्यों नहीं चलाएं। आप किसी भी मोटरसाइकिल सवार को देखें, मेजॉरिटी ऑफ जो बाइक राइडर्स हैं वो हेलमेट नहीं पहनते और हादसात जब होते हैं
तो सबसे ज्यादा जो जानलेवा नजीर हादसा शाह, वही होता एक चीज है, जिसमें सर मैं पर थोड़ा सा चोट लगती है। इन्वेस्टिगेशन की बात करता हूँ। यहाँ पर तो हादसा हो जाता है तो ना तो ट्रैफिक पुलिस वाले उस पर तवज्जो देते हैं, ना ये देखते हैं कि कोई रुक के वहां पर एग्जैक्टली उस मुकाम का और उस चीज का तयन करे कि हादसा हुआ कहाँ था, लगा किसका था, गलती किसकी थी। मैंने इंटरनेशनली भी ये चीज़ देखी है कि बाकायदा तौर पर उस जगह को सर्कल किया जाता है, चौक आउट किया जाता है, जहाँ पर क्राइम सीन्स में भी आपको पता है कि ऐसा होता है कि पूरा जहाँ पर अगर कोई बॉडी भी पड़ी हो तो वहाँ पर उसके गिर्द पूरा उसका खाका बनाया जाता है। यहाँ पर हादसात की सूरत में दुनिया भर में होता है, यहाँ पर भी पहले हुआ करता था, तो यहाँ पर अब होता है या किसी को पता भी होता है किस तरीके से तहकीक होती है या किस तरीके से जिम्मेदार का तयन किया जाता है? तयन कैसे होता है? देखिए, तयन इसका बिल्कुल होना चाहिए और कुछ गुज़श्ता साल की बात ये ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बाकायदा इस चीज़ के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था कि आज के बाद कोई भी हादसा होता है तो सबसे पहले जाकर ये देखा जाएगा कि हादसा गलती किसकी थी, सीसीटीवी फुटेज निकाली जाएगी, मुतल्लिका जो सेक्शन ऑफिसर है वो इस चीज़ पर बाकायदा रिपोर्ट बनाकर डीआईजी ट्रैफिक के ऑफिस में देगा, जिससे ये पता चल सकेगा। आज की तारीख तक 1260 लोग मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा में ज़ख्मी हो चुके हैं और 85 के करीब जाबाग हो चुके हैं और एक ही रोज़ में 9 जाबाग हुए हैं, जिसमें जब पुलिस की जिसमें रिपोर्ट आई है, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ, उसमें बाकायदा बताया गया है कि किस जगह पर मोटरसाइकिल वाले की गलती थी, कहाँ पर बस का ब्रेक फेल हुआ, कहाँ पर जो कचरे की गाड़ी उठाने वाली थी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की उसका ब्रेक फेल हुआ। तो यहाँ पर भी बात ये कि मेंटेनेंस और फिटनेस नॉन हादसात हो रहे हैं, तो उनका आखिर जिम्मेदार कौन है? ठीक है, थैंक यू नज़ीर। और मैं ये बात कहना चाह रही थी कि गलती का तयन करने का मकसद ये नहीं है कि किसी को मौरूद इल्ज़ाम ठहराया जाए, गलती का तयन करने का मकसद ये है कि आइंदा इस तरह की गलती कोई दोहराए ना, ये फिर क्लियर हो जाए कि भाई बाइक सवार नहीं क्या। लेकिन हादसात की सूरत में तो जाहिर है कि मौरूद इल्जाम भी करना है, सजा भी देना। हादसा जो कि जानलेवा हो, लेकिन इसमें हम ये भी हेल्प आउट कर सकते हैं। हसन हफीज हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से जी। वहाँ पर बाइकर लेन भी बनाई गई और वहाँ पर बाकायदा तौर पर फिरोजपुर रोड कैनाल रोड से लाहौर पुल तक बाइकर लेन बना दी गई। क्या सिचुएशन है, क्या बाइकर उसको फॉलो कर रहे हैं? लाहौर में वैसे इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस काफ़ी सख्त है और वहाँ पर फॉलो करवाया जाता है, क्या सिचुएशन है हसन? जी इशफाक, के लाहौर में मैं फिरोजपुर रोड पे मौजूद हूँ और यहाँ पर जो बाइक्स के लिए लेन बनाई गई है उसको ग्रीन लाइन लेन कहा गया है और ये 10 किलोमीटर का रास्ता है और ये लाहौर मुस्लिम टाउन मोड़ से लेकर लाहौर ब्रिज तक का ये पूरा एक लेन बनाई गई है, जिसमें 2 कलर्स रखे गए हैं। एक कलर ग्रीन कलर है, दूसरा वो ऑरेंज कलर है, जो कि जब कोई कट आता है तो उस कलर को देखकर जो है वो बाइक स्लो हो जाती हैं और फिर दूसरी गाड़ियाँ गुजर सकती हैं, बाइक्स गुजर सकती हैं। तो ये एक अच्छा मंसूबा है, लेकिन ये अगर देखा जाए दूसरी जानिब, जैसे आपने डिस्कशन की कि जो यहाँ पर ट्रैफिक के मौजूद कवानीन है उनको फॉलो नहीं किया जा रहा है। मैं अभी कुछ ही देर पहले जो रेस्क्यू का आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस वक्त जो डाटा हमारे सामने आया, तो पंजाब में जो है वो एवरेज देखा जाए तो रोज़ाना 11 अफराद जो है वो जाबाक हो जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो ट्रैफिक लेन की या ट्रैफिक कवानीन की पासदारी नहीं रखते हैं। तो इस सूरत हाल के पेश नज़र लाहौर में ये मंसूबा तैयार किया गया है, जिसमें कोशिश की गई है कि जो बाइक्स हैं वो एक तरफ रहें और इस मंसूबे में 15 करोड़ रुपए की लागत आई है। जी, इसको मुख्तलिफ शाहराहों में जो है वो अभी काम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें शौकत खानम रोड के बिल्कुल साइड पे एक काम शुरू किया गया है। लेकिन यहाँ पर अभी भी देखा जाए, मैं अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट का अगर मुशाहिदा करूँ तो बाइकर जो है वो अभी भी कानून की पासदारी मुकम्मल तौर पर नहीं कर रहे हैं। उनके लिए एक लेन बनाई गई है, उस लेन में तो बाइक्स हैं, लेकिन साथ साथ वो जो गाड़ियों की लेन है, अगर आपको थोड़ा सा इन्वायरमेंट दिखाएं तो उसमें भी जो है वो बाइक्स उस लेन में भी जा रही हैं। तो बाइकर्स को चाहिए कि जो लेन इनके लिए बनाई गई है वो इसको फॉलो करें, अपनी लाइन और अपनी लेन का ख्याल रखें, जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स जो हैं वो बचे जा सकते हैं। ठीक है, हसन हमारे नुमाइंदे बताए थे। और मैं ये कंपैरिजन अगर दिखाएं आप कराची की सड़क का और जो लाहौर की हमें इस वक्त ये फिरोजपुर की सड़क नज़र आ रही है, कितना वाज़े तौर पे ग्रीन कलर करके ये दिखाया गया है कि आपने जी इस लेन में जाना है। सो इतने मेहनत अगर थोड़ी सी और शहर वाले भी कर लें तो बहुत सारे हादसात से हम बच सकते हैं, बहुत सारी कीमती जानें बचाई जा सकती हैं, लोगों को जख्मी होने से बचाया जा सकता है। और देखिए आहिस्ता आहिस्ता करते करते आदत होती है और वहाँ पर ये सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, सो दैट needs to be working। एक तो यहाँ पे जितनी व्हीकल्स हैं तो बने कराची में, यहाँ पे सड़कों की जो हालत है
मजीद सड़कें बन नहीं रही हैं, उसको एलैबोरेट किया नहीं जा रहा है, उसी पे बाइक पर बाइक आ रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। सोचें 40 बंदा अगर एक बस में सफ़र कर रहा है तो 40 बाइक जो है वो कम हो जाएंगी सड़कों पे, तो ट्रैफिक भी ऑटोमेटिकली कम होगा। मैं वही स्टैटिस्टिक्स कल वो जो बात कर रहे थे, आप ये देखें 2009, 8, 9, 10 में तकरीबन कोई 28-29 हज़ार ये बसेस, मिनी बसेस, कोचेस ये सारी मौजूद होती थी। अब वो 2,500 के करीब रह गई और उनकी जगह किसने लिए? रिक्शों ने। उसमें 6 सीटर रिक्शे, 3 सीटर रिक्शे, फिर उसके बाद बाइक्स, 42 लाख से ज्यादा बाइक्स हैं यहाँ पर। जस्ट इमेजिन 65-66 लाख टोटल नंबर है जो व्हीकल्स का, और ये 1 करोड़ तक जा सकता है 2030 तक, अगर इस पे हमने तवज्जो ना दी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब जरा तस्करा कर लेते हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी और 3 मुल्की टूर्नामेंट की मेजबानी के लिए कज़ाफी स्टेडियम मुकम्मल तौर पर तैयार है। देख लें हम कज़ाफी स्टेडियम कैसा तैयार हुआ है, दिखाइए। अच्छा जी, तो आज शाम 7 बजे वजीर आजम शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे, क्योंकि रेनोवेट किया गया है स्टेडियम को, मुकम्मल तौर पे पहले मुनहदम किया गया और फिर नया इसे तामीर किया गया है। 8 अक्टूबर 2024 को बाकायदा तामीराती काम का आगाज़ हुआ और 4 माह कम टाइम में, आप देखें 4 माह दिन रात एक करके स्टेडियम मुकम्मल कर लिया गया है, विच इज़ ज़बरदस्त। और इसमें 35,000 से ज़ायद शायकीन एक क्रिकेट जो है वो बैठ कर लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और इफ्तिताही तकरीब में क्या होने जा रहा है इशफाक, कौन से वहाँ पर आयमा बेग, अली जफर, आरिफ लोहार, यानी कि जुगनी भी सुनने को मिलेगी, आयमा बेग की परफॉर्मेंस भी, और अली जफर का सीटी बजेगा। और आवाम जो है उनके लिए फ्री एंट्री है। फ्री एंट्री, ऑल राइट। अच्छा जी, अब ये है कि 400 LED लाइट्स भी लगाई गई हैं यहाँ पर इस स्टेडियम में, और फिर जो जंगला पहले लगा होता था सामने, जिससे जो अक्सर जो वीडियोस वगैरह बना रहे होते थे शायकीन बैठ के, उनका व्यू खराब हो जाता था, तो वो भी हटा दिया गया है और 4 माह दिन रात एक करके स्टेडियम को मुकम्मल किया गया है। तो ये आप देखें कि ये स्टेडियम ये नहीं है कि पुराने को रहने दिया गया था, मुकम्मल तौर पर उसको मुनहदम करके। तो ये नेशनल स्टेडियम जो है वो कितने दिन में तैयार होगा? लेकिन उन्होंने इसको मुनहदम नहीं किया होगा ना, नहीं किया ना, उसके बावजूद भी वो मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। ये क्या, मुझे मामला समझ नहीं आ रहा है। आईसीसी कह रही हूँ, पीसीबी तो यहाँ भी मामला देख रहा है, पीसीबी वहाँ भी देख रहा है। मोहसिन नकवी साहब वहाँ भी वज़ीर दाखिला हैं, यहाँ भी वज़ीर दाखिला है, वहाँ भी वज़ीर दाखिला है, तो ये हो क्या रहा है, क्यों वहाँ पे काम इतना सुस्त है, कुछ मसला है। अच्छा जी, अब जो है वो ट्राई सीरीज बात कर लेते हैं। हाँ जी, उसमें एक दिन बाकी रह गया है और कल से इसका बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। कौमी स्क्वाड ने जीत के लिए हिकमत अमली, खैर हिकमत अमली तय कर ली, हिकमत अमली पे थोड़ा पॉज मैंने दिया। कीवीज़ ने भी एक दिन आराम के बाद प्रैक्टिस की है, जबकि जनूबी अफ्रीका की टीम पाकिस्तान पहुंच गई है, सो इनका स्टे काफ़ी लंबा हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से। उसके बाद फिर यह है कि एक चीज़ यह है कि उनको थोड़ा सा तैयारियों का मौका मिल जाएगा, स्पेशली जो दूसरी टीमें आएंगी वो भी एक्लेमेटाइज कर जाएंगी यहाँ के माहौल के हिसाब से। लेकिन वैसे कुछ जुमले हम कैसे शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे शाहीनों ने जमकर प्रैक्टिस की, बाजी मारने को तैयार हैं, फिर यह है कि हिकमत अमली तय कर ली, ब्ला ब्ला ब्ला, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो यूज़ की जाती थी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो चीज़ें ऑन ग्राउंड देखने को मिलेगा कि उस वक्त कैसे परफॉर्म होगी। सलमान अली आगा क्या फरमा रहे हैं, जो कि नायब कप्तान हैं टीम के, लेट्स हियर इट। जिस फॉर्म में था और जिस तरह का टैलेंट वो है और जिस तरह की परफॉर्मेंस वो पाकिस्तान से कर रहा था, तो वो ज़ाहिर बात उसको हम मिस करेंगे, लेकिन उसके लिए हमारे पास अब खुशी भी है। तो मतलब वो भी ज़ाहिर बात है, बैटिंग में तो सेम रोल नहीं है क्योंकि उसका नीचे खेलता है, लेकिन बॉलिंग में मेरे ख्याल से मैं और खुशी मिलकर, जो मैं और सैम मिलकर रोल कर रहे थे वो कर सकते हैं हमें लगता है। लेकिन जी ऑब्वियसली सैम जैसी फॉर्म में था और जैसा टैलेंट वो है, हम उसको मिस करेंगे। इनको तो हम भी मिस करेंगे, बहुत मिस करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि आजकल की जो यंग गन्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि जायसवाल जैसे इंडिया से थे, फिर अभी ये अभिषेक शर्मा लेफ्ट हैंडर, तिलक वर्मा, मतलब आप ये देखें कि वो बड़े ज़बरदस्त उनके सुपरस्टार्स हैं। इसी तरीके से उनमें हम शामिल कर सकते हैं हमारे ये जो साइम अयूब हैं, बिकॉज द वे ही इज़ बिन परफॉर्मिंग, और जिस तरीके से ये एक्सप्लोसिव बैटिंग करते हैं, क्या बात है। इसी पे बात कर लेते हैं। नजीबुल हसन हमारे साथ सुबह सवेरे एक बार फिर जुड़ गए हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच नजीब, बहुत शुक्रिया। ये बताइएगा, प्रैक्टिस सेशन जारी है। अभी मैं जब पढ़ रही थी पाकिस्तानी टीम ने हिकमत अमली बना ली है, तो आई होप के ये हिकमत अमली काम कर जाएगी हमारी ट्राई सीरीज में। उसको राहत चेक करें नजीब की, सोच रहे हैं नजीब, गहरी सोच में। देखिए सबसे बड़ी चीज़ कि सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए ट्राई सीरीज जो है ना वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है
क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले वार्म अप मैचेस नहीं है, तो आपको अपनी जो भी आपने अपनी हिकमत अमली बनानी है, जो कुछ करना है वो यहीं करना है। जी, जैसे इंडिया जो है वो इंग्लैंड के साथ वनडे सीरीज खेल रहा है, पहला वनडे नागपुर में वो जीत गए, तो वहाँ उनकी तैयारी हो रही है, यहाँ हमारी तैयारी हो रही है। ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका से 2 वनडे मैचेस खेल के यहाँ पहुंचेगा, तो इसलिए ये सारे मैचेस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ड्रेस रिहर्सल फॉर द मेगा इवेंट। पाकिस्तान ने तैयारी तो क्या तैयारी करनी है बेसिकली, जब आप एक ऐसी टीम सेलेक्ट करते हैं जिसका बैलेंस थोड़ा सा आउट हो, तो फिर आपका सारा वक्त उसको जस्टिफाई करने में निकल जाता है। नजीब, लेकिन देयर वाज जस्ट वन गाय, आई मीन देयर वाज जस्ट वन गाय, आई मीन ही वाज इन एब्सोल्यूट टेरिफिक फॉर्म, साइम अयूब, लेकिन उसके एक शख्स के जाने से इन्होंने पूरे कॉम्बिनेशन को आगे पीछे उथल पुथल न जाने क्या क्या कर दिया। होना तो ये चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में जो सीरीज जीती, आपने सारा कुछ क्यों हिलाया? देखिए, ये तो अशफाक की कोई आज की बात है। हर पाकिस्तान के बड़े इवेंट से पहले कोई भी आईसीसी का इवेंट होता है, पैरा ट्रूपर्स की एंट्री ज़रूर होती है टीम में। ये पहली बार नहीं हुआ, ये पाकिस्तान के साथ हमेशा रहता है। और फिर उसके बाद चारों तरफ से शोर मचता है, फिर थोड़ा कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत ठीक कर लें, बट लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। अभी जैसे अब खबर जो चल रही है कि सुफियान मुकीम को तैयब ताहिर की जगह टीम में मौका मिल सकता है, क्योंकि सुफियान मुकीम को फिटनेस टेस्ट के लिए बुला लिया है। तो भाई ये बातें पहले क्यों नहीं सोच रहे थे? अब आप देखें, परसों आकिब जावेद ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भाई प्लेइंग 11 में तो एक ही स्पिनर होगा। किस किताब में लिखा है? कल इंडिया का मैच हुआ, उसमें कौन कौन था? जडेजा था, कुलदीप था, अक्षर पटेल था, 3 स्पिनर हो गए, सही है। 2 फास्ट बॉलर, हर्षित राणा और शामी, फिर एक प्रॉपर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, वो भी फास्ट बॉलर। आप उनका बॉलिंग यूनिट देखें, आप अपना सोचें। लेकिन एक चीज देखें ना, जडेजा बैटिंग भी कर लेते हैं, अक्षर पटेल छक्के भी मार लेते हैं, तो वो भी तो है ना, वो ऑलराउंडर्स भी ठीक कह रहे हैं। लेकिन देखें, बात सुने, हैं वो 3 स्पिनर्स। जब मतलब इंडिया जो है ना, ठीक है, अक्षर पटेल की आप बात करें, मैं कह रहा हूँ ठीक है, लेकिन आप सुने, जब वो ऊपर से 4-5 से नहीं करेगा ना, वो इन पे नहीं ब्लेम डालेगा कि रन नहीं हुआ। इनको बेसिकली इनकी बॉलिंग की वजह से डाला जा रहा है, बैटिंग ऊपर उनकी। तो नजीब, रेगुलर ओपनर भी तो नहीं है ना हमारे पास। हाँ, वो रेगुलर ओपनर पे आता हूँ, लेकिन ये वाली बात जो है ना, इसको कंप्लीट कर लूँ। ठीक है, अनफेयर है कि हम इंडिया से मिलाएं, क्योंकि इंडिया की क्रिकेट इस वक्त बहुत ऊपर है, लेकिन यार आप अपनी रिसोर्सेज तो पूरी इस्तेमाल करें। आपके पास जो रिसोर्सेज हैं उसको तो कम्प्लीटली सही तरीके से यूज करें ना। ये मेरा पॉइंट है कि अब आप सुफियान मुकीम को लेके जा रहे हैं, तो पहले ये बातें क्यों कर रहे थे? अब जैसे सदफ ने कहा कि आपके पास रेगुलर ओपनर एक है, ये एक्सपेरिमेंट पता है कब किए जाते हैं? कि आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे में आपने बाबर से ओपन कराई भी होती ना, और बाबर के खूब रन हो रहे होते, तो आप कहते हैं हमने ये ट्राई किया था, अब एक रीजन मिल जाएगा। इफ इट डजंट परफॉर्म तो रीजन मिल जाएगा कि भाई आप ओपनर खिला रहे थे तो वो रन नहीं किया उसने। यस, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसके वैसे ही रन नहीं हो रहे, आप उससे ऊपर ओपन करा रहे हैं, तो या तो वो वहाँ स्ट्रगल करेगा, और दूसरा आपकी मिडिल ऑर्डर का फर्क भी आएगा, क्योंकि अपनी कंडीशन में अपने नंबरों पे खेल रहे होते तो शायद उनसे रन भी हो जाते। तो ये तो आपने खुद अपने आप को मुश्किल में डाला। ये वो वाली बात है कि मेरा अभी राइट नाउ एग्जाम है और मैं अभी पढ़ रहा हूँ, अभी पढ़ा नहीं जाता। लेकिन नजीब, मुझे एक चीज बताएं कि भैया, एक टाइम ये था कि हम 5 ओपनर साथ लेके जा रहे थे और हमें पता नहीं था कि उनमें से खिलाना किसको है। फखर भी थे, फिर उसके बाद तजर्बे कितने नहीं हुए, बाकी और भी प्लेयर्स थे, लेकिन अब ये है कि अब ओपनर्स का काल पड़ गया है, बाकी सारे कहाँ गए? आई मीन क्या? नहीं, काल नहीं पड़ा है, काल पड़ने की बात नहीं है। देखिए, आपके पास, मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं, आपके पास, आपने जैसे कहा ना, एक ऑटोमेटिक आपका फोर्सफुल चेंज बनता था, साइम को आपने हटाना था बिकॉज साइम इंजर्ड, सही है। तो आप आपने फ़खर ज़मान को बाहर किया हुआ था, अब इतने बड़े इवेंट से पहले अंदर कर रहे हो, पता नहीं फ़खर फॉर्म में है नहीं है, उनसे वैसे रन हो पाते हैं नहीं हो पाते। एक इंटरनेशनल मैच का एक अलग प्रेशर होता है, उनको उस वक्त आपने आउट किया, उनकी फॉर्म भी ख़राब की, चले फ़खर आ गए। फ़खर के साथ दूसरा ओपनर किसको होना चाहिए था? 9 सेंचुरियाँ हैं, 20 हाफ सेंचुरियाँ हैं, 48 की एवरेज है इमामुल हक, ठीक है। इमामुल हक आपको पसंद नहीं आ रहे थे, आप शान का ऑप्शन ले सकते थे। शान ने इतनी वनडे क्रिकेट नहीं खेली, अब्दुल्ला को आपने साथ इतने टाइम से रखा हुआ था, फॉर्म नहीं थी, चलो उसी को ले जाते भाई। एक भी ओपनर नहीं रखा, और अब आप बात कर रहे हैं कि हाँ उस्मान भी हो सकता है, बाबर से भी करा सकते हैं। वाई? उस्मान ने अभी तक वनडे का उसका डेब्यू नहीं हुआ, वो T20 में सही से अपनी जगह नहीं बना पा रहा। ऐसे काम करने ही क्यों जिससे सारी दुनिया पजल है। इमाम का वैसे यू मेड अ केस फॉर इमाम, उनको होना चाहिए था, ठीक है, ही इज नॉट एक्सप्लोसिव बट ही यू नो मेक्स रन। अरे
ये बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप अपनी कंडीशन देखें, उसकी वनडे की परफॉर्मेंस देखें, ठीक है, और फिर साथ में आप देखें कि आपको स्पिन खेलने वाले प्लेयर्स भी चाहिए, वो उसमें भी कंफर्टेबल है। अच्छा, इस बार आपका ओपनर्स की शॉर्टेज रखी हुई है। पहले आप कहते थे आपके पास मिडिल ऑर्डर बैटर्स नहीं है, अब मिडिल ऑर्डर बैटर्स भरे हुए हैं। तो नजीब, अब तो बात ये हो रही है, डिस्कशन, हम तो अभी स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं टीम सिलेक्शन पे, यहाँ पे तो बात फेवरेट की हो रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में कौन किसका फेवरेट होगा, तो कुछ आप भी बता दें, कौन फेवरेट टीम है आपकी? देखिए, सबसे बड़ा जो अभी हम जो साइम की बात कर रहे हैं ना, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो सबसे बड़ा धचका लगा है ना, जिसने कोर से हिला के रख दिया होगा, वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के पास पहले मिचेल मार्श की इंजरी हुई, फिर उसके बाद हेजलवुड और अब पैट कमिंस। अब पैट कमिंस का जाना एक बहुत बड़े प्लेयर का जाना नहीं है, सिर्फ एक कप्तान का जाना है, एक माइंडसेट का जाना। वही एक टीम लगती थी जो किसी को भी हरा सकती है, किसी को भी गिरा सकती है, किसी का भी जो अच्छा फ्लो चल रहा है उसको रोक सकती है। अब मुझे लगता है ऐसा बहुत मुश्किल और हो जाएगा। आप ये देखें कि ही वाज दैट लीडर, पैट कमिंस वाज दैट लीडर। ना सिर्फ ये कि वर्ल्ड कप जीतने में जो इनिंग्स साथ उन्होंने खेली थी हेड के साथ, वो उससे हट के आप ये देखें कि जिस तरीके से सूर्या कुमार यादव को उन्होंने बिल्कुल ही एक तरीके से फ्लॉप कर दिया था अपने स्ट्रेटजी से। I mean, he was remarkable. He is remarkable. देखें 2023 का अगर आप सिर्फ वर्ल्ड कप देख लें पूरा, तो वो ऐसा लगता है कि वो इंडिया का वर्ल्ड कप था, इन्होंने छीन लिया हमसे। यानी कि एक टीम अनबीटन आती है और उसका इतना ज़बरदस्त फ्लो और फॉर्म चल रहा है, ये आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे जीत जाओगे हमसे। तो वो जो माइंडसेट है ना, वो दुनिया की कोई भी टीम होती ना, इंडिया उसको फाइनल में क्रश करने वाली थी, लेकिन ये माइंडसेट ऑस्ट्रेलिया का था, जिन्होंने कहा नहीं हम जीतने आते हैं, हम खेलने नहीं आते। हम ऐसे तो नहीं वो चीज जो है ना, अच्छा, एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम एक चीज भाई, एक सवाल आया है और जाहिर है कि वो वैलिड भी है। ये स्पिनर्स की बात हो रही है, तो ये नुमान को, चलें साजिद को ना सही, नुमान को क्यों नहीं लिया जा सकता था? Because नहीं, मैं अभी भी समझता हूँ कि ये भी ओके, ये दोनों का नाम आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा नाम तो साजिद का आ रहा है। मैं अभी भी समझता हूँ कि ये भी एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी ज़रूरत नहीं है। भाई वो टेस्ट के बॉलर्स हैं, उनको आप यहाँ डालेंगे, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, बाहर ही बैठना है ना। फिर आपने जो जिस काम का प्लेयर है आपको उसको वहीं रखना चाहिए। तो नजीब, ये होमवर्क तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, इतने तजुर्बे हो गए। That's the point. That's the only thing जो यहाँ बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। इतना वेट, इतना होल्ड, सबसे लास्ट टीम अनाउंस हो रही है और वो टीम आ रही है तो लोगों के होश उड़ गए। लोग कह रहे हैं ये क्या हो गया, हम कहाँ थे जब फ़हीम अशरफ के बारे में गौर हो रहा था, ये अचानक से कैसे आ गया। ये खुशदिल शाह को आपने बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस में इतने बड़े इवेंट पे डाल दिया। और बांग्लादेश प्रीमियर लीग वो है जहाँ पर पेमेंट्स का इशू ऐसा था कि वहाँ पर एक ड्राइवर ने, पता नहीं कितने खिलाड़ियों की किटें अपने कब्जे में ले ली थी। ये हाल है उस लीग का। तो अच्छा चले, वो तो चले, गरीब लीग होना और पैसों का मसला होना वो तो एक अलग मसला है। मसला ये है कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड क्या है। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, स्टैंडर्ड ऑफ द गेम जो गेम ग्राउंड में खेली जा रही है वो बहुत ही खराब है, और उसकी बेस पे आप ले आते हैं। आई होप इट वर्क्स आउट फॉर यू, ये मुझे उससे वो नहीं है, लेकिन कोई जस्टिफिकेशन होना कि वो 4 ओवर का है, ये 10-10 ओवर का कैलिबर की बात हो रही है ना नजीब, 25 ओवर की बात कहीं से है, ये 50 ओवर की गेम है नजीब। बात वैसे कहीं से निकले, कहाँ से कहाँ चली जाती है। T20 है, ये 50 ओवर है। हाँ, बट मैं इससे हटके बात कर रहा था। कायद आज़म ट्रॉफी के मैचेस होते हैं, उसके अंदर हमारे यही खिलाड़ी परफॉर्मेंस पे परफॉर्मेंस देते हैं, जबकि इंडिया में मिसाल ले लें, जो लोग वहाँ पर उनके टेस्ट में परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम विराट कोहली और इस पर रोहित शर्मा की बात करते हैं, वो तो फेल हुए, लेकिन बाकी भी क्या कर पाए। उनकी रणजी ट्रॉफी का इतना कैलिबर है, इतना अच्छा लेवल है उनका, कि वहाँ पर नहीं इनकी मेन टीम खेल पाती। योर थॉट्स ऑन दैट? तो यार ये तो अशफाक कोई आज की बात तो नहीं है ना। हम यही कहते हैं ना कि हमें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट का स्टैंडर्ड अप करना होगा, और सबसे पहले उसको अप करने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उन पे गौर करना होगा। कैसे आप कंपेटिटिव बनाएं क्रिकेट को, कैसे आप अपने स्टार प्लेयर्स को उसमें इन्वॉल्व करें। यहाँ तो ये होता है ना कि जब आपके पास बड़ा सीजन चल रहा है, आप स्ट्राइक फोर्स बना देते हैं, सही है, और वो उनको कह रहे हैं आ जाओ हम आपको पावर रेटिंग सिखाते हैं, तो आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को खुद इज्जत नहीं देते ना। जब आप इज्जत नहीं देंगे तो फिर बाकी कैसे देंगे। आपको फोर्स करना होगा अपने प्लेयर्स को कि वो खेलें।
जब ये स्टार प्लेयर्स होंगे तो बाकी जो यंग लॉट होगी ना उनको भी कंपेटिटिव क्रिकेट मिलेगी और फिर आपको वहाँ पता चलेगा कि किसमें कितना दम है। अभी आपको जो लड़के खेलते हुए नजर आते हैं अच्छे प्लेयर तो वहाँ होते नहीं है पाकिस्तान के, वो वहाँ अच्छा करते हैं, जब वो स्टेज पे आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा गैप होता है, डिफरेंस होता है। ऑलराइट जी, थैंक यू सो मच नजीब, आपने टाइम निकाला और भाई अब दुआएं करें टीम के लिए। स्ट्रेटजी तो आपके सामने है, टीम भी आपके सामने है। दुआएं बहुत दुआएं करनी है। रमजान में दुआओं का बड़ा असर होगा डेफिनेटली। अच्छा जी, अब हम ये जो सेल्फीज और टिकटॉक्स और उनके जो नागहानी असरात होते हैं उनके ऊपर हम बात करते हैं, जो अफसोसनाक चीज़ें होती हैं। गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसा अंदोहनाक वाक़या पेश आया, एक ऐसा हादसा कि सेल्फ़ी बनाते हुए एक मेहनत कश और उसका कम उम्र बच्चा, उस बच्चे को तो पता भी नहीं होगा कि क्या आफत या क्या अफ्ताद या क्या भयानक हादसा उनके साथ रुनमा होने वाला है। ट्रेन की टक्कर से वो जाँ बहक हो गए। और एनी शाहिद बताते हैं कि जब ट्रेन आई तो हम उन्हें आवाज़ें देते रहे लेकिन वो सुन नहीं सके। वो जो मेहनत कश जमील है वो जान नहीं बचा सका। बाप और 5 साल बेटे की मैयतें आबाई इलाके रवाना कर दी गई हैं और ज़ाहिर है ये उनकी आखिरी सेल्फ़ी थी जो सेल फ़ोन में महफूज रह गई, लेकिन वो इस सेल्फ़ी की वजह से बच नहीं सके। I mean, इसकी क्या ज़रूरत थी और अपने अतराफ से बाखबर रहना। और सेल्फी में हैरान इस चीज़ पे हूँ कि हो सकता है उन्होंने ये कोशिश की हो कि ट्रेन पीछे से आ रही है उसे भी कैप्चर कर लें। क्या ये और कैलकुलेशन में दानिस्ता तौर पर तो शख्स ने कोई एक्शन नहीं लिया? ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये हुआ क्या है। उसके घर के हालात का पता करना हमें ज़रूरी है। किस वजह से उसने इस सफ़ाक कदम उठाया? अगर जानबूझ के उठाया तो ख़ासतौर पर अपनी जान लेना और फिर एक मासूम बच्चा जिसको पता भी नहीं है कि उसके साथ क्या बीतने वाली है। about that, कि ये क्या एक्चुअली मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि अगर आप सेल्फी भी ले रहे हो तो पीछे आपको नज़र आता है और ट्रेन की हमारे मुल्क में जिस तरह की ट्रेन और ट्रैक पर चलती है उसकी आवाज़ बहुत होती है। सो अल्लाह आलम, अल्लाह पाक की रहमत करे। लेकिन ये तमाम तर इशू है जी हमने जो आपके सामने रखा है। हाँ जी, सो एहतियात किया कीजिए इन हालात में और सेल्फ़ी लें, लेकिन सेल्फ़ी को तफरी के तौर पे रखें। ख़तरनाक जगहों पे सेल्फ़ी लेने से ज़िंदगी आपकी ख़तरे में पड़ जाती है। बिल्कुल। अच्छा जी, चलें अब हम आ जाते हैं ज़रा जो एक अहम इशू है उसकी तरफ, इकॉनमी से रिलेटेड मामलात पर। सो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की इदारों की निजकारी का यानी प्राइवेटाइज़ करने का जो अमल है उसे तेज़ करने की हिदायत कर दी है। इस हवाले से तकरीब भी हुई और ख़िताब में कहा गया कि कानूनी रुकावटें दूर करने के लिए अच्छी शोहरत के वकला की खदमात ली जाएंगी और इदारों की निजकारी हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान इक़दाम का हिस्सा है। तो हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करना है, विच इज़ ट्रू। और बर वक्त इस्लाहात से ही मईशत तेज़ी से बेहतरी की जानिब गामज़न है। वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि माशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं और कुछ खाली असामियाँ ख़त्म करेंगे और ज़रूरी टैक्स कानून पास करने पर तमाम सूबों के जो वज़ीर आला हैं हम उनके शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें हैं और वो जो साथ ही ये कहा जा रहा है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ये फरमाते हैं कि मुआशी मैदान में अहम कामयाबियाँ हासिल की हैं, टैक्स निज़ाम में इस्लाहात ला रहे हैं, कुछ खाली असामियाँ ख़त्म कर दी हैं, ज़रूरी टैक्स कानून पास करने पर तमाम सूबों के वज़राए आला के वो शुक्रगुज़ार हैं। तामीरात शोबे के बहाली के लिए टास्क फोर्स ने तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी है। तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर फ़र्रुख सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह बखैर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। हमारे शो में आपका खैर मकदम। ये ज़रा निजकारी का ज़रा बताइएगा कि ये निजकारी का अमल जो कि मुल्की इदारे हैं उनके बारे में कहा जा रहा है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, निजकारी के पीछे दो चीज़ें हैं, एक तो है चाहत और दूसरी है काबिलियत। पिछले 20 सालों में अगर सिर्फ पीआईए की एग्जाम्पल आप सामने रख लें तो 20 सालों में पीआईए में तकरीबन 800 और 50 अरब रुपए का नुकसान किया। अब इन 20 सालों के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी हुकूमत में आई, PMLN भी हुकूमत में आई और PTI भी हुकूमत में आई और तीनों हुकूमतें मुसलसल नुकसान करती रहीं। लगभग 14 वज़ीर आज़म आए उन 20 सालों में, तो आप समझिए कि औसतन हर वज़ीर आज़म ने लगभग 80 अरब रुपए का नुकसान किया पीआईए के अंदर। अब अगर तारीख से कोई सबक सीखना चाहते हैं तो फिर सबक तो ये आता है कि चाहत बेशक हो किसी भी सियासी जमात में कि वो निजकारी करना चाह रहे हैं, लगता ऐसे है या तारीखी हकीकत ये है कि काबिलियत नज़र नहीं आती निजकारी करने की।
क्योंकि अभी तक PIA निजकारी के अमल से निजकारी के अमल को मुकम्मल नहीं कर पाया। दूसरा ये है कि अगर निजकारी करने के काबिल नहीं है और नुकसान भी होता चला जा रहा है, आप अंदाजा लगाइए कि 850 अरब रुपए का मतलब ये है कि हर पाकिस्तानी खानदान ने लगभग 24 अरब रुपए का नुकसान किया है सिर्फ PIA के अंदर। अब बाकी मुल्कों की अगर माशी तारीख देखी जाए तो कुछ ऐसे ही हालात जो हैं वो चेक रिपब्लिक की एयरलाइन के थे, उन्होंने अपनी एयरलाइन बंद कर डाली। ऐसे ही हालात हंगरी के एयरलाइन के थे, उन्होंने भी अपनी एयरलाइन बंद कर डाली। बेल्जियम में उनका फ्लैग कैरियर बंद किया गया। अब अगर आप निष्कारी भी नहीं कर सकते और नुकसान भी करे चले जा रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि नाउ इट्स टाइम टू कि एयरलाइन को बंद कर दिया जाए। अच्छा, इससे बस मुझे एक ऑफ टॉपिक बात हो जाएगी। फारूक साहब, मुझे याद आया अभी बीच में एक सर्वे हुआ था कि पाकिस्तान की कौन कौन सी ऐसी बड़ी कंपनियां हैं जाके मुलाजमीन ये कहते हैं कि जी हम यहाँ पे बड़ा खुश हैं। हाँ, तो टॉप 5 में PIA के मुलाजमीन ये बता रहे थे कि हम बहुत खुश हैं, तो समझ भी आती क्यों है। नहीं होंगे। अच्छा फारूक साहब, एक चीज़ बताइएगा, कहा जा रहा है टैक्स इस्लाहात में बेहतरी ला रहे हैं, हम बड़ा हैवली रिलाई करते हैं टैक्स पर, हमारी इकॉनमी टैक्स पर रिलाई करती है। अब जो ये ज़रूरी टैक्स लगा है या जो इस्लाहात की बात की जा रही है, वो ऐसी क्या इस्लाहात हैं जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है जी इससे बेहतरी आ रही है, अदर देन सैलरी क्लास पे जो टैक्स लगा है, मैं उसके अलावा बात कर रही हूँ। देखिए, मेरा मौक़िफ़ टैक्स के हवाले से ज़रा मुख्तलिफ सा है। आपने सैलरीड क्लास की बात की, आप अंदाज़ा कीजिए कि 2019 में सैलरी क्लास से हुकूमत पाकिस्तान ने कोई 76 अरब रुपया इकट्ठा किया था और लास्ट ईयर ये 76 अरब रुपए से बढ़ के 500 और 50 अरब पे पहुंच गया। तो सैलरीड क्लास के ऊपर तो आप सोचिए कि मैं ये जुल्म हो रहा है। जो फंस गया है हुकूमत के नेट में, उसके ऊपर टैक्स का जो बोझ है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि टैक्स के हवाले से मेरा मौक़िफ़ थोड़ा सा फर्क है और वो इसलिए फर्क है कि अगर क्योंकि 10 साल हेलो हम ये बात कर रहे होते हैं अक्सर यहाँ पर बैठ के कि यहाँ पर ये जो फ़र्क है इसको कोई और देख नहीं पाता। यानी कि बाकी शोबों में मिसाल के तौर पर एक स्कीम लाई गई थी, ताजिर दोस्त स्कीम, उसके अंदर बैठ के कहा जा रहा था कि भाई भले 100 रुपया टैक्स दें, भले 1000 रुपया टैक्स दें, लेकिन किसी तरीके से आप टैक्स नेट में आएँ, और दूसरी जानिब शिकंजा कसा जाता है। तो ये इतना फ़र्क क्यों है आखिर? देखिए, मैं जैसे आपसे कह रहा था कि टैक्स के हवाले से मेरा मौक़िफ़ ज़रा फ़र्क इस तरह से है कि 10 साल पहले अगर आप हुकूमत का बजट खोल के देखें तो उसमें जो टैक्स का हद था वो तकरीबन 1700 अरब का था, और लास्ट ईयर हुकूमत हमें खुद से बताती है कि पाकिस्तानियों ने हुकूमती ख़जाने में 9400 अरब रुपया टैक्स की शक्ल में जमा करे। तो पाकिस्तान के अंदर टैक्स तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, यानी कि 10 सालों में 1700 से 9400 पे पहुंच गया। मैं नहीं समझता हूं कि टैक्स जो है वो मेन इशू है पाकिस्तान के अंदर। हमारा इशू है हुकूमती अखराजात का और हुकूमती नुकसानात का। अब 10 साल पहले हुकूमती नुकसानात जो हैं या हुकूमती अखराजात जो हैं वो तकरीबन 2500 अरब, और पिछले साल के बजट में वो 25,000 अरब पे पहुंच गए। तो आप किसी भी मुल्क में कितनी भी तेजी से टैक्स की शरह या टैक्स की कलेक्शन बढ़ाते चले जाएं, जिस रफ्तार से हुकूमती अखराजात और हुकूमती नुकसानात बढ़ रहे हैं। नाज़रीन को बताना चाहें हुकूमती अखराजात होते क्या हैं, तो वो क्या हैं हुकूमती अखराजात? देखिए, इसमें एक तो हमने आपको बताया कि PIA में कोई 850 अरब का नुकसान कर दिया है। इसको आप अखराजात में गिनना चाहती हैं या नुकसानात में गिनना चाहती हैं? हमारे यहाँ फेडरल लेवल के अंदर कोई तकरीबन 35 के करीब वजारतें हैं, उनके नीचे कोई 100 के डिपार्टमेंट्स हैं, 100 के करीब डिविजन्स हैं, फिर कोई 400 के करीब जो हैं वो डिपार्टमेंट्स हैं, और इन्हीं की पैरेलल जो हैं वो वजारतें हमने सूबों में भी खड़ी कर रखी हैं। 18वीं तरमीम के तहत हमने ये सारी वजारतें जब सूबों को दे दी थी तो फिर विफाक में ये वजारतें ख़त्म हो जानी चाहिए थी। तो बहुत अखराजात हैं हुकूमती और बहुत सारे नुकसानात भी हैं। इसी तरह बिजली के शोबे में आप देख लीजिए, तकरीबन 700 से 800 अरब रुपए का सालाना नुकसान हुकूमत करती है। पूरे मुल्क में जितनी बिजली बनती है पहले खरीदती है और फिर उस सारी खरीदी हुई बिजली को बेचती है, और उस खरीदो फरोख्त के दौरान कोई 700-800 अरब रुपए का नुकसान कर देती है। सर ये चीज़ मुझे बताइएगा कि ये सारी चीज़ें बेसिकली
कई और माहिरीन माशियात हमें मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि ये दे शुड स्टॉप द ब्लीड, ये जो ब्लीड हो रही है ना इसको रोकना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टॉप लेवल पर टैक्स फ्री पेंशन्स भी मिलती हैं, बिजली के मुफ्त यूनिट्स भी मिलते हैं, भले वापदा मुलाजमिन को मिले या उसको गैस मुफ्त में मिलती है। फिर उसके बाद अभी आपने देखा कि अरकान कौमी और सूबाई असम्बली मुख्तलिफ जगहों पे उनकी परसेंटेज देखें 700 से 900% तक, कहीं 300%, कहीं 200% तक उनके इजाफे हुए। तो इसकी वजह क्या रही? क्या गवर्नमेंट ये नहीं देख रही कि ट्रिकल डाउन इसका इफेक्ट होना चाहिए, इंस्टेड के सिर्फ ऊपर ऊपर नवाजा जाए, या बैलेंस करके थोड़ा लेके चलें? देखिए, हुकूमतों की तरफ से एक बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमतों का काम हुक्मरानी करना है, उनका काम बिजनेस करना नहीं है। हमारे यहाँ हुकूमत गैस की कंपनी भी चला रही है, जहाज के टिकट भी बेच रही है, बिजली की कंपनियां भी चला रही है, स्टील मिल चल नहीं रही लेकिन उसके अखराजात भी हो रहे हैं। तो एवरी एस्पेक्ट ऑफ पाकिस्तानी लाइफ जो है उसके अंदर हुकूमत घुसी हुई है। तो बुनियादी नुक्ता ये है कि हुकूमत सिर्फ हुक्मरानी करे और बिजनेस जितने भी हैं वो प्राइवेट सेक्टर में छोड़ दें। ये आपने वजह फरमाया कि प्राइवेट सेक्टर को बिजनेस करने दें, आप हुक्मरानी करें और अपनी जो है अहलियत भी शो करें कि जो ब्लीडिंग हो रही है अगर सिस्टम में तो उसे रोकना भी हुकूमत का काम है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर फुक सलीम हमारे साथ थे। अब क्या करें? ब्रेक के बाद वापस आए। वेलकम बैक वंस अगेन। और आपको बताएं कि हैदराबाद में पुलिस और वकला के दरमियान कशीदगी बढ़ गई है और सैकड़ों वकीलों का इस वक्त हम देख रहे हैं धरना जारी है। ऐसा हुआ क्या? और कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई है, लंबी कतारें लग गई हैं, शहरी परेशानी मंजर आप देखें जरा पर। पुलिस हुकाम ये कहते हैं वकील रहनुमाओं आला हुकाम से राब्ते में हैं, वकला एहतजाज खत्म करें और बैठ कर बातचीत करें। तो ये हुआ क्या है आखिर? ये तनाज़ा हुआ क्या भाई? है? बुकला ये कह रहे हैं, बुकला ये कह रहे हैं कि एसएसपी डॉक्टर फरूक लंजार को हटाने तक धरना जारी रहेगा। क्यों? ऐसा क्या हुआ? तो हमारे साथ अशोक शर्मा मौजूद हैं हैदराबाद से, उनसे बात कर लेते हैं। जी अशोक, बताइएगा इससे मुताल्लिक भाई ये हुआ क्या है, ये कहाँ से सिलसिला, यानी कि शुरू से एंड तक हमें कहानी जरा बताएं, है क्या ये? ये 3 फरवरी को वाकया हुआ था कि एक वकील को बिटाई नगर थाने की हद में पुलिस ने रोका था। अच्छा। वजह ये थी कि फैंसी नंबर प्लेट यूज कर रहे थे और काले शीशे लगाए हुए थे। तो उस पे बहस हुई पुलिस और उस वकील की, जिसके बाद गाड़ी को थाने में बंद कर दिया गया और उन पे एक मुकदमा भी दर्ज हुआ। इस पर जो वकील हैं उन्होंने एहतजाज किया, पहले मुतालबा किया कि इस एसएच को मुअत्तल किया जाए, लेकिन एसएसपी ने वो डिमांड पूरी नहीं की और मौक़िफ़ ये अख्तियार किया कि भाई आईजी साहब का हुक्म है और ये तो सबके लिए हो रहा है, तो आप थोड़ी ऊपर से आए। लेकिन अशोक साहब, उसके बाद मुझे ये बताइएगा, अभी यहीं पर रहते हैं ना, पहले ज़रा मेरिट्स पे बात कर लें। फैंसी नंबर प्लेट्स गलत हैं, ठीक है, टिंटेड गाड़ी रखना वैसे भी आपको पता है कानून की खिलाफ वर्जी है। तो क्या पुलिस का बिहेवियर उनके साथ ठीक नहीं था जिसके ऊपर एतराज़ हो रहा है, या फिर वो कह रहे हैं कि भले कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, आपने मुकदमा कैसे किया इस पर? हुआ क्या है? नहीं, वकला ये कह रहे हैं कि भाई और लोग भी तो यूज कर रहे हैं, कानून सिर्फ हम वकला के लिए है क्या? वकला को थ्रेट्स होते हैं, इसलिए हमें मजबूरी में ये यूज करने पड़ते हैं ब्लैक शीशे। उनका मौक़िफ़ ये था। और नंबर प्लेट तो एसएसपी ने कहा कि तो एसएसपी साहब का ये कहना था कि हमने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया है, इसलिए जो है वो अगर पुलिस को ये लगता है कि वकला को ये लगता है कि पुलिस का बिहेवियर सही नहीं था या हमने गलत काम किया है, तो कोर्ट के फोरम पे आ जाएं, अदालत में जाएं हमारे खिलाफ, हम वहाँ पे फेस करेंगे। अच्छा। तो वकला के दरमियान और पुलिस के दरमियान इन दोनों मौक़िफ़ की वजह से जो कशीदगी बढ़ी, एसएसपी ऑफिस में धरना दे दिया, जो कि 12 से 13 घंटे तक वकला जो थे सारे एसएसपी ऑफिस में मौजूद रहे। एसएसपी और पूरा अमला जो धरना जारी है, इससे शहरी कितने परेशान हो रहे हैं। जाहिर है आम शाहराह ब्लॉक हुई हुई है, अब इसका हल क्या निकालेगी पुलिस? बातचीत करेगी तो रास्ता क्या देगी फिर वकला को? जी ये कल 2 बजे से यहाँ पे वकला पहुँच गए थे कौमी शाहराह पे। कासमाबाद बाईपास का ये मकाम है, कराची से अंदरूनी मुल्क आने और जाने की मेन शाहराह यही है और ये ब्लॉक है। 18 घंटे हो गए। कल जो ये हुआ था कि वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार साहब भी हैदराबाद तशरीफ लाए थे, उन्होंने एक शादी की तकरीब में शिरकत की थी और ये तासुर दिया जा रहा था कि हो सकता है कि मामला ये हल हो जाए और पुलिस और वकला और होम मिनिस्टर के दरमियान शायद कोई राब्ता हो सकता है, लेकिन रात देर गए तक वो तासुर भी खत्म हो गया। और सिंध पुलिस की जानिब से एक प्रेस रिलीज जारी हुआ है जिसमें उन्होंने ऑफर की है, एक पेशकश की है वकला को कि भाई डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरबराही में एक जुडिशल कमीशन कायम कर सकते हैं। उसमें जी हाँ,
और उसने ये, लेकिन जो वुकला है उन्होंने इस मौके को रद्द कर दिया है। अच्छा। एक ही मुतालबा है वुकला का कि एसएसपी हैदराबाद डॉक्टर फारूक लंजार का उनको तबादला हटाया किया जाए। जाए, इसके अलावा वो कोई बात चलो। सुनने को तैयार नहीं। अच्छा, वैसे ये अशोक बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन और देखते ये सबसे हैं बड़ा बातचीत से मसला हल कर लें, क्यों इतना लोगों को परेशान कर रहे हैं, वैसे ही उनकी ज़िंदगियों में इतने मसाइल हैं। चलें जी, अब हम बढ़ते हैं, बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद वजाहतें आई वाइट हाउस से, लेकिन फिर रिएक्शन भी आया मुख्तलिफ ममालिक से, जिसमें वो कह रहे हैं जी कि फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकाल देंगे और वहाँ पर जाकर हम एक नई दुनिया आबाद करेंगे। इसके अलावा चीन, कनाडा, मलेशिया, फ्रांस, जर्मनी ने इस बयान की शदीद मजम्मत की है, यूरोपियन यूनियन ने मजम्मत की है, बरतानिया ने की है, ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। और आपको पता है नेतन्याहू ने गिफ्ट में क्या दिया है डोनाल्ड ट्रंप को? उन्होंने सोने का पेजर दिया है। पेजर से आपको याद आया होगा लेबनान में किस तरह पेजर फटे थे और कितने लोग बच्चों समेत शहीद हुए। तो आप यहाँ पे ईवल इंटेंशन चेक करें, नेतन्याहू की घटियापन चेक करें कि उन्होंने गिफ्ट भी दिया तो सोने का पेजर दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे रिसीव भी कर दिया। और काफी पूछा होगा वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कि इज देयर एनीथिंग इन इट, आर यू श्योर नेतन्याहू? लेकिन मेरे ख्याल में आई एम जस्ट वंडरिंग, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेक्स्ट इलेक्शन नहीं जीतना तो वो इसराइल को इतना अपीज करने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ और ही भाई, यहाँ पर आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के अगेंस्ट बाकायदा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया, यानी कि यहाँ पर ये हालत है अमेरिका की सबमिसिव अप्रोच की टुवर्ड्स इजराइल। और ये वो आईसीसी है जिसने वारंट जारी किए हुए हैं नेतन्याहू के। तो कितना नेतन्याहू के लिए डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है पूरा, मगर नेतन्याहू खुश हो जाएं। तो चलें इस पे बात कर लेते हैं। साबिक सफ़ीर नगमाना हाशमी हमारे साथ हैं। थैंक यू सो मच नगमाना हमें ज्वाइन करने के लिए। ये बयान जो दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद वाइट हाउस ने वजाहत भी की, लेकिन इससे इरादे तो पता चल गए हमें डोनाल्ड ट्रंप के। सो आप समझती हैं कि अच्छा है, पता चल गया है कि क्या इंटेंशन रखते हैं, या आप समझती हैं कि इसमें कुछ तशवीशनाक बात है और इस पे इम्प्लीमेंटेशन करने की वो कोशिश भी करेंगे? और ये सिफारती आदाब क्या कहते हैं, ऐसे बयान देने चाहिए? देखिए, जहाँ तक सिफारती आदाब का ताल्लुक है तो ये अब डोनाल्ड ट्रंप साहब की सेकंड टर्म है और हमें बहुत अच्छी तरह इस बात की आदत हो जानी चाहिए कि वो बहुत ही नॉन डिप्लोमेटिक बातें करते हैं और कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं, बल्कि ज़्यादातर उनकी स्टेटमेंट्स इसी तरह की होती हैं जो बड़ी हैरान कुन होती हैं और इम्प्रैक्टिकल होती हैं, जिसकी वजह से आपने खुद अभी बताया कि उनकी अपनी पूरी गवर्नमेंट जो है वो वजाहतें देने पे लगी हुई है और किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये उन्होंने एकदम से किस तरह एक ऐसा बयान दे दिया जो किसी भी ना हिस्टोरिकली ना इंटरनेशनल लॉ के तनाजुल में ना डिप्लोमेटिक नॉर्म्स के तहत वो किसी तरह भी एक मुनासिब और हकीकत पसंदाना बयान है। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कैरोलिना में जब बहुत ज़बरदस्त तूफान आया था और पूरा कैरोलिना डूब गया था, तो चीन उठ के उनको कहता कि जी इन सबको लोगों को आप यहाँ से खाली करें और हम यहाँ आपको एक नई दुनिया बसा देंगे। ये इस तरह नहीं होता। अगर उन्होंने हेल्प करनी है तो सबसे बड़ी हेल्प ये है कि जो ऑलरेडी एक प्रपोजल है टू स्टेट सॉल्यूशन का, जिसको पे सारे एग्री करते हैं, उसको अमेरिका सपोर्ट करे और जितने भी फ़लस्तीन के इलाके जिन पे इसराइल काबिज है उनको फ़लस्तीन का हिस्सा बनाया जाए और एक सेपरेट पैलेस्टाइन स्टेट बनाई जाए जिसका जेरूसलम जो है वो कैपिटल हो, जो सारी दुनिया सपोर्ट कर रही है। और अभी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया ने जो एक लेटर लिखा है, प्रेस तुर्की ने लेटर लिखा है डोनाल्ड ट्रंप को, उसमें यही कहा है कि जी ये तो नस्ल खुशी के बराबर है, ये तो ऐसे है कि उनको आप बिल्कुल एथनिक क्लेंजिंग करते हैं और वो लोग जिनका ये सरजमीन है जिस पे वो पैदा हुए हैं उस पे से आप उनको बेदखल कर दें, जो कि ऑलरेडी ज्यादातर इलाके में से तो इजराइल बनने की वजह से वो वैसे ही बेदखल हुए। जाहिर। अगर उनको रीलोकेट भी करना है तो उनको रीलोकेट उन इलाकों पे किया जाए जो कि इजराइल ने अपने कब्जे में किया है, जफा है और इलाके हैं। बजाय इसके कि उनको यहाँ से निकाल बाहर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम नगमाना साहिबा।
दैट्स व्हाट मेक्स सेंस। लेकिन ये है कि ये ग्लोबल सुपर पावर अमेरिका को ये समझने की ज़रूरत है कि आप दुनिया को अपने अंदाज से रन नहीं कर सकते। कानून कायदे ज़वाबित मौजूद हैं, बिल्कुल, अगर कोई इस पर नज़र रखे तो। चल अच्छा जी, अब हम आपको बताएं, वैसे तो आज 7 फेब है, 14 को वैलेंटाइंस डे मनाया जाता है। अब मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ, इसलिए की जा रही हूँ क्योंकि बड़ी फूलों की जो है उस वक्त ख़रीदारी होती है वैलेंटाइंस पे। लेकिन आज मनाया जा रहा है रोज़ डे, यानी कि आज गुलाब का दिन मनाया जा रहा है। और मैं पढ़ रही थी, जो फॉसिल एविडेंस बताती है तकरीबन 35 मिलियन ओल्ड है, इतनी एज है, तब से ये गुलाब का फूल जो है दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। जब कोई देने वाला भी नहीं होता होगा तब भी गुलाब का फूल साइंटिस्ट ये लेकर आए, लेकिन ये तो खुदा जाने कब से फूल जो है वो काफ़ी इसकी किस्में हैं। क्वीन ऑफ फ्लावर्स कहा जाता है और 20,000 से ज़्यादा अक़साम हैं। क्या है सिलसिला, क्या फ़ायदे हैं इंसानी सेहत के लिए फूलों को बांटने के या उनको तोड़ने के अलावा तिब्बी फ़वाइद क्या हैं? तो हमारे साथ मौजूद हैं अमजद इस्माइल साहब, जो कि हकीम भी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। तो खुशबू में तो मशहूर है, रंग में तो मशहूर है, देने दिलाने की भी काम आता है अकॉर्डिंग टू द ओकेजन्स, और हर रंग के अपने मायने होते हैं। लेकिन तिब्बी फ़वाइद इसके क्या क्या हैं? जी बहुत शुक्रिया, बड़ा ख़ूबसूरत सा टॉपिक और आज के दिन की मुनासबत से अमजद इस्लाम अमजद का एक मुझे शेर याद आ रहा है। गुलाब जज्बों रविश रविश पर मोहब्बतों का निसाब लिखो, गुलाब लहजा गुलाब आरिज़, गुलाब देखो गुलाब लिखो। क्या बात है। तो नो डाउट तिब्बी, शुक्र हम ये सेगमेंट 14 तारीख को नहीं कर रहे। हाँ ये तिब्बी इफादियत इसकी बड़ी ज़बरदस्त है। गुलाब कमाल चीज़ है हर लिहाज से। एक बुनियादी चीज़ जो इसमें है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, दाफ़े सोजिश। अच्छा। जिसमें अर्क़ गुलाब का जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें आँखों में इसका इस्तेमाल जो है, क्योंकि इसमें ना सिर्फ सिडेट करता है, मुसक्किन तासीर रखता है, बल्कि दाफ़े सोजिश भी है और साथ साथ एंटी माइक्रोबियल एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसके अंदर। अच्छा, एंटी बैक्टीरियल। तो अगर वो वाले सोजिश जो है वो ड्यू टू एनी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। देखिए मैं टर्म्स की बात करता हूँ, ऐसी ज़बरदस्त उर्दू की टर्म्स हैं कि अगर आप वैसे कहते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी, किसी को समझ में नहीं आएगा, वो सब कहेंगे नॉर्मल है। लेकिन आप दाफ़े सोजिश कहेंगे तो आप कहेंगे वाह ये वाकई कुछ चीज़ है। ये बिल्कुल सही बात, ये मैटर करता है। चलिए, और चेहरे की खूबसूरती के लिए उसका स्प्रे भी किया जा सकता है। इसका स्प्रे ये तो यकीनन बहुत सारी इसके वो हैं अंदाज़े इसके जो इस्तेमाल है, और ना सिर्फ पिलाने के लिए अच्छा व्हीकल है। अच्छा। कि हम किसी चीज़ की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए भी अर्क़ गुलाब का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। एज ए व्हीकल यूज़ करते हैं। मसलन किस तरह? ठीक है, और जैसे घबराहट है, बेचैनी है, एडिबल है, कुछ दवा एडिबल है। हाँ। बिल्कुल एडिबल है, और बहुत अच्छा एडिबल के तौर पर अगर हम देखें तो बहुत अच्छा मुलय्यन तासीर रखता है, यानी कब्ज़ कुशा है। अच्छा। और ख़ास तौर पे जो प्रेग्नेंट ख़वातीन हैं, हामला ख़वातीन, उनमें ये बड़ा एक नाजुक सा मामला होता है। तो खीर में जैसे हम अर्क़ गुलाब की पत्तियां ऊपर से डाल वो करते हैं, लेकिन इसकी आपने एक चीज़ सुनी होगी, हम तो नॉर्मली पान में खाते हैं गुलकंद। हाँ। तो गुलकंद जो है वो एक हमारे यहाँ कंपाउंड है जिसको हम बना के और इस हवाले से इस्तेमाल करवाते हैं। आमला ख़वातीन में भी वैसे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो बड़ी लाइट सी चीज़ है। ऑर्गेनिक किसी फॉर्म में किसी यूज़ हो सकते हैं ये? बिल्कुल यूज़ हो सकता है। वो कैसे? खाने में ये एक तो ये सोर्स हो गई। दूसरे हमारे यहाँ इसके कंपाउंड है कि जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है इसको एक माजून की फॉर्म है। ओके। उसमें हम देते हैं, दबिदुल वर्द कहते हैं इसको। अच्छा। पाउडर फॉर्म में सुखाकर इसके पाउडर जो है वो यूज़ की जाती है। और फरमाइश आ रही चाय में भी डालते हैं ये? चाय यस, उबाल के इसका डिकॉक्शन पिया जा सकता है मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ। ये भी एक सूरत है उसकी। और दूसरे ये कि बहुत अच्छा इसका एक पैटर्न है कि हम इसको, एक ख़ास चीज़ जो मैं यहाँ ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि ये 2 मुतज़ाद कैफियत का मालिक है। अच्छा। ये जो फूल है, यानी इसका फूल जो है वो जैसे कि मैंने बताया मुलय्यन तासीर रखता है, कब्ज़ कुशा। इसके अंदर जो ज़ीरा होता है जिसको हम ज़रेवर्द कहते हैं, वो जो है वो काबिज़ भी है और हाबिस भी है। यानी हम डायरिया में भी दे सकते हैं उसको, और उसको हम खून रोकने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, वो कैसे? उसकी प्रॉपर्टी है हाबिस होना और काबिज़ होना, दोनों उसके ज़ीरे में। जबकि इसके जो फूल हैं जो इसके बाहर की तरफ होते हैं वो जो है वो मुलय्यन प्रॉपर्टीज़ रखता है। ये एक बड़ी कमाल चीज़ है इसकी। इसको हमारे यहाँ कहते हैं मुरक्कबुल क़वा। प्लेटलेट्स बनाता है वो फिर? नहीं, प्लेटलेट्स नहीं, खून की जो बहना है उसको रोकता है। तो उसमें ये होता है जैसे इसकी हमारे यहाँ कुछ दवाओं की प्रॉपर्टी होती हैं कि वो अपनी या प्लेटलेट को एनहांस कर देना, वो एक फिनोमेना, लेकिन वो इसमें नहीं है। ये अपनी क़ुव्वत काबिज़ा की वजह से उसको रोकने की कैफियत पैदा करता है।
चलें। ये इसका एक बुनियादी वो है। ऑल राइट जी, चलें। थैंक यू सो मच। वक्त मुख्तसर था, बहुत बाकी ऑफ द कैमरा आपसे कुछ जानने की कोशिश करेंगे इस बारे में। गुलाब थैंक के यू सो मच बारे फॉर योर में। टाइम ऑन द एयर। चले जी, अब आपसे इजाजत चाहते हैं। अपना बहुत सारा जिंदगी ख्याल रही तो रखिएगा। आपसे फिर मुलाकात इंशाल्लाह। होगी। अल्लाह शाद हाफ़िज़। रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए अपने बच्चे को।